आज करंट एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, ज़्यादा बेटर और इंटरैक्टिव हो गया एजुकेशन सिस्टम। पहले टीचरों के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी, अभी क्या डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतने साल की जो वो हमारे टाइम की जनरेशन्स निकली, उनको एक गलत ही पढ़ाई करा के उनका माइंडसेट ही स्लेव माइंडसेट पे काम कराता है। आज़ादी के बाद हमें लगता था कि हमारे लोग हमारा इतिहास लिखेंगे, लेकिन हुआ क्या, हमारे जो स्टार्टिंग के एजुकेशन मिनिस्टर हैं सारे इस्लामिक हैं। जेएनयू में आपको सुन के विश्वास नहीं होगा कि जो प्रोफेसर्स थे वो केवल लेफ्ट लीनिंग नहीं थे, लेफ्ट के कार्ड कैरिंग मेंबर्स थे। और इसके समय ये स्टेटमेंट था कि चाइना बॉर्डर में रोड ना बनाना हमारी स्ट्रैटेजी है। तो इससे पैसिमिस्ट, इससे डरपोक, इससे कोई पैसिमिस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है? एलओपी वो आते हैं, कोई ना कोई मुद्दा लेकर आते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, 2 4 10 दिन कुछ एक, फिर वो गायब हो जाते हैं। देश की जड़ें काटने में और देश की बैड ब्रांडिंग करने में या विदेशी ताकतों से लड़ने में बहुत सीरियस है। वो एक मुद्दा लेके आते हैं, और कब लेके आते हैं? वो मुद्दा लेके आते हैं जैसे ही संसद शुरू होने वाली थी उसके 2 दिन बाद। भारत के मतलब हर विभिन्न राज्यों में या तो मोदी जी का नाम आएगा, यहाँ छूटते ही ना, अरे मोदी के बाद योगी जी को ही दे दो कमान। इसका इलेक्शन आता ना, हमें भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज बी द चेंज पॉडकास्ट पे हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, एक्सेलराई जमशेदपुर से और बाद में यूके से। बहुत से देशों में एज अ कंसल्टेंट काम किया और फिर उनके जीवन में एक मोड़ आया और वो वापस भारत आए और यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छे ऑथर, पब्लिक स्पीकर और रामायण एजुकेटर बने। दोस्तों इन्होंने 10 से अधिक किताबें लिखी हैं। सबसे अधिक जो फेमस किताब है वो है द मॉन्क हु बेकेम चीफ मिनिस्टर। ये किताब इन्होंने बायोग्राफी लिखी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी की लाइफ पर, और बाद में इसमें एक मूवी भी बनी। आइए वेलकम करते हैं आज के हमारे बी द चेंज गेस्ट शांतनु गुप्ता जी का। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी द चेंज के इस एपिसोड में। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक्स फॉर हैविंग मी राघव। सर सबसे पहले तो मैं आपसे इसलिए भी अपनी ऑडियंस की तरफ से देखूंगा कि आपको टीवी में हम डिबेट में देखते हैं और आपका इतना टाइट और बिजी शेड्यूल रहता है, 10 दिन से 15 दिन से लगभग हम बात कर रहे हैं और आपका टाइम स्लॉट लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने उसके बाद भी हमें 1 घंटा लिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी। तो देखिए, हर टीवी पैनलिस्ट के लिए पॉडकास्ट पे आना एक स्वार्थ भी होता है। मैं आपको ये राज की बात बताता हूँ, क्यों स्वार्थ की बात होती है। क्योंकि हम लोगों को बोलने का तो बहुत लोगों का बहुत सारी पढ़ाई करी होती है, बहुत सारे फैक्ट्स कलम किए होते हैं, हम वो पढ़ते हैं बहुत सारा। टीवी भी जाने के लिए आपको आधे घंटे के और पहले तो बहुत चाहिए, पूरे वो हैबिट ही पड़ जाती है कंटेंट को कंज्यूम करने की। टीवी होता है लेकिन 30 40 मिनट का स्लॉट होता है, उसमें रीजनल स्लॉट कटा के 25 30 मिनट का बचता है। 5 से 6 पैनलिस्ट होते हैं उसमें। जो पार्टी का प्रवक्ता होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जो उसका अपोजिशन वर्ड बहुत ज़्यादा लगता है। जो हम लोग एनालिस्ट होते हैं हमको शायद 2 या 3 बार 1 1 1.5 1.5 मिनट के इंटरवेंशंस मिलते हैं। तो वो हमारी एक तरह से टीवी प्रेजेंस होती है जी। उसके बाद जब पूरी जब 1 घंटे की बात करने का मौका मिलता है, आपको पूरा अपना आर्गुमेंट फ्रेम करने का मौका मिलता है, तो इसलिए पॉडकास्ट में जब एक माइक मिल जाए और आपके जैसी अच्छी ऑडियंस मिल जाए तो थोड़ा लालच आता है बोलने का। इसलिए पॉडकास्ट बनाने का आनंद भी बहुत होता है। ये और दूसरा कॉलेज जाना, मैं कॉलेज और स्कूल में मुझे कोई इन्विटेशन आता है तो सब छोड़ के चला जाता हूँ। वो जब बच्चे दिखते हैं, ये बात जो जो 1000 बच्चे दिखते हैं, फिर उसके बाद उनके बाद जो सेशन के बाद जो से बातें होती है ना, वो समझ में आता है कि चल क्या रहा है। अदरवाइज आप टीवी में देखो, टीवी थोड़ा वन वे है जी। पता नहीं होता आप क्या बोल के निकल गए। पॉडकास्ट भी थोड़ा कमेंट्स आपके लिए मुझे सामने से मिलना होता है, इसलिए मैं पॉडकास्ट और खासकर स्कूल कॉलेज के जो विजिट्स होते हैं इनको भी नहीं छोड़ता हूँ। सर जो ऐसे सोशल इवेंट होते हैं, मुझे लगता है उनसे ना आपको पता चलता है कि भारत की जनता का मूड क्या है एक तरह से। और डिफर इलाका में क्या है, गांव क्षेत्र में क्या है, कस्बे में क्या है, शहरों में क्या है, स्कूल भी अलग अलग तरह के हैं। हिंदी माध्यम स्कूल में क्या है, इंग्लिश माध्यम स्कूल में क्या है, बैंगलोर चेन्नई गए तो वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं, दिल्ली नोएडा गए तो वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं। इसलिए मैं जो कॉलेज स्कूल इवेंट होता है वो कभी नहीं छोड़ता। अब जैसे हमने कॉलेज और स्कूल पे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जिस दौरान में 90s में आप और मैं पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में, और आप जब आज करंट एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आज बहुत ज़्यादा बेटर और इंटरैक्टिव हो गया एजुकेशन सिस्टम?
ये चीज़ें तो बदली हैं, कुछ अच्छे के लिए, कुछ बुरे के लिए। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट के, मैं उत्तराखंड में था उन दिनों, लेकिन वो उत्तराखंड का हिस्सा उन दिनों यूपी में हुआ, यूपी में से वो गए ही थे आप शायद। हम लोग 2000 के पुराने मॉडल हैं, क्योंकि 2000 के पहले वाला हर आदमी यूपी में था। पहले स्कूल में टीचर की क्वालिटी, काफ़ी अलग तरह के लोग टीचर होते थे। जब मैं केबी में जाता था, क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम थी बाकी जगह, प्राइवेट की करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ना के बराबर। इस समय क्योंकि प्राइवेट की इतनी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो और जॉब्स हो, तो टीचिंग में मुझे लगता है उतनी अच्छी क्रीम नहीं बनती, पहली बात। दूसरी बात, पहले टीचरों के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी। हमारे घरों में हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। मुझे याद है कि टीवी का स्कोर भी हम या तो रेडियो, उसका क्रिकेट का स्कोर भी या तो रेडियो के थ्रू सुनते थे, या कई बार तो ऐसे सुनते थे कि अगर हल्ला मचा, और पता किसी है। किसी घर में तो था, यानी कि विकेट, अगर हल्ला कम मचेगा, अगर अगर दूसरी टीम खेल रही है तो विकेट गया होगा, नहीं तो छक्का पड़ा तो पूरा। फिर बीच बीच में किसी घर जाके पूछते, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम था, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से पढ़ाई पे लंबा समय बिताया जाता था। अभी क्या, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। अभी अगर आपने मोबाइल दे दिया है बच्चे को, तो इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक भी है, कंपनी भी ऐसी है, आपके बहुत तरह के इनपुट्स भी हैं, जो मैं इनको वेस्टर्न इनपुट्स बोलता हूँ, जो नेटफ्लिक्स आ रहा है। जी। और वो बनाया भी इसीलिए गया है, वो बनाया गया आपकी पॉपुलेशन को कब्जे में करने के लिए गया, क्योंकि कभी आप ड्रग्स से कब्जे में करेंगे पॉपुलेशन को, कभी टीवी कंटेंट के माध्यम से करेंगे, कभी किसी और उसके बस। तो ये है, लेकिन अच्छी बातें क्या है कि पढ़ाई बहुत इंटरेक्टिव हो गई है, बहुत सारी वर्कशॉप्स हो गई है। जैसे मेरे बच्चे आजकल पिछले 10 दिन से वर्ल्ड वाइड नेचर फंड WWF की बहुत अच्छी नेचर की वर्कशॉप में जाते हैं। अब उनको 4-5 बार जाके एक-एक पत्ता, एक-एक पेड़, एक-एक जानवर के बारे में पता है, जो शायद एक जो ग्रेजुएट बायोलॉजिस्ट होगा उसको नहीं सेंस होगा, उसको खिलाड़ी ज्ञान होगा। तो आजकल बहुत तरह की नई-नई पढ़ने के तरीके भी आ गए हैं। आजकल बल्कि ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी में किसी ऐप में, किसी वीडियो में, किसी इस अकेडमी में अवेलेबल है। मतलब स्कूल तो एक तरह से सोशलाइजिंग की जगह ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इंटरवेंशन तो उससे ज़्यादा अच्छी-अच्छी ऐप में, ऑनलाइन बहुत सारे-सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए। तो इस समय, और दूसरा भी है कि पहले क्या था, हमारे पास वही 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। अभी तो कुछ बच्चे बचपन से ही म्यूज़िक में लग गए हैं, बचपन से ही खेल में लग गए हैं, बचपन से ही रोबोटिक्स में लग गए हैं, बचपन से ही या तो कोई संस्कृत या गुरुकुल की प्रणाली में लग गया। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पहले जो एक यूनिपोलर वर्ड था कि वो 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2-3 स्ट्रीम्स जो थी। थोड़ा बायोलॉजी में चला गया, वो थोड़ा थोड़ा मेडिकल मेडिकल की गया। तरफ चला गया, जो थोड़ा मैथ्स की तरफ हुआ इंजीनियरिंग। इवन लॉ, ये सब भी एक नॉर्मल घर परिवारों में नहीं बात होती थी कि कोई लॉ मरेगा, क्लैट पढ़ेगा, हम तो मालूम भी नहीं था। यूपीएससी करेगा, ये 2 स्ट्रीम थी। जो जो थोड़ा सा बच्चा कमती था पढ़ने में, वो बीकॉम करके अकाउंटिंग जी। में कुछ चला जाता था। ये 3-4 स्ट्रीम और ऐसा ही था कि जैसे बीकॉम में भी अगर 75-80 वाले वो बीकॉम ले लेते थे, उसके ऊपर वाले इंजीनियर बन जाते और थे। जो बिल्कुल उसके भी नीचे वो बीए कर वो लेते बीए थे, कर लेते आर्ट्स और करके। कुछ और छोटा-मोटा काम कर लेते थे, ये तरीका। लेकिन इस समय तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट्स करना भी बहुत बड़ी बात है। उससे भी लोग बहुत अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, लोग फिर थिंक टैंक्स में जा रहे हैं। तो इस समय मेरे ख्याल से काफ़ी करियर वाइज़ बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास करने के। जैसे आप अभी बात कर रहे थे शांतनु जी, मुझे लगता है जैसे हमारे समय में जो जैसे हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई और आज किताबें चेंज हो रही हैं, करिकुलम पोस्ट इंडिपेंडेंस इतने साल चेंज नहीं हुआ। अब जाके ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है तो उसके तहत चेंज हो रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतने साल की जो वो हमारे टाइम की जो निकली जनरेशन्स निकली, उनको एक गलत ही पढ़ाई करा के उनका माइंडसेट ही अभी तक ऐसा रखा गया कि वो स्लेव माइंडसेट पे काम कराता जाए? हाँ, देखिए बिल्कुल, और वो और वो उनकी प्रणाली का पार्ट थी। वो उनकी स्कीम का, वो उनके ओवरऑल ओवरऑल स्ट्रैटेजी का पार्ट था। तो पहले तो जो हमारा इतिहास है, जो इस्लामिक रूलर आए उन्होंने लिखा, फिर जो इतिहास जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने लिखा। उसके बाद आज़ादी के बाद हमें लगता था कि हमारे लोग हमारा इतिहास लिखेंगे। लेकिन हुआ क्या, हमारे जो स्टार्टिंग के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो सारे इस्लामिक हैं, वो सारे लेफ्ट के हैं। उसके बाद 1967 में वो और बड़ा हुआ, जब 1967 में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार कॉम्प्रोमाइज़्ड हुई और उनको बाहर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो उनको लेफ्ट के सपोर्ट लिया। और लेफ्ट का बार्गेन ये था कि एकेडमियाँ हमें दे दो, यूनिवर्सिटी सिस्टम हमें दे दो, तो सरकार आप चलाओ। और उसी समय जेएनयू बना था, तो जेएनयू में आपको, मतलब आपको सुन के विश्वास नहीं होगा कि जो प्रोफेसर्स थे, वो केवल लेफ्ट लीनिंग नहीं थे, लेफ्ट के कार्ड कैरिंग मेंबर्स थे। एक तो है कि जब आपकी विचारधारा लेफ्ट है, उतना नहीं, केवल जो बिल्कुल कार्ड कैरिंग मेंबर, जो पार्टी के मेंबर्स थे, वही स्टार्टिंग में बहुत सारे जेएनयू के प्रोफेसर्स हुए, वही पीएचडी करके पहुंचे, वही फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी एचओडी वही बन रहे हैं, वही वीसी बन रहे हैं।
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बन रहे हैं, तो उन्होंने पूरे देश पे एक तरह से जो कैप्चर कर लिया। ह्यूमैनिटीज पे कब्जा कर लिया, और वही थॉट भी बन गया। और वर्ल्ड ओवर भी आप देखेंगे जो जो सो कॉल्ड लिबरल थॉट है, कहीं से लिबरल है, इन्होंने अपने आप को लिबरल कहते हैं वो लोग, सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीमिस्ट है वही है, क्योंकि वो अपनी सोच के आगे किसी को सुनते ही नहीं है। जी। सो कॉल्ड लिबरल है, उनका ये जो लेफ्ट लिबरल्स है उन्हीं का कब्जा है, चाहे आप हार्वर्ड चले जाइए, ऑक्सफोर्ड चले जाइए, स्टैनफोर्ड चले जाइए, कैम्ब्रिज भी मेरा सब यूनिवर्सिटी में जाना हुआ है, अपनी किताबें अपनी बातों के बारे में बोला है मैंने, सब लेफ्ट लीनिंग है। तो एक एकेडमिया में एक पूरे दुनिया में भी कब्जा हुआ और भारत में भी कब्जा हुआ, और एक तरह से इतिहास लिखा गया कि हमें मतलब मुगलों की तो पूरी सीरीज याद है कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर सब में किसी बच्चे को पूरा पता हुआ, लेकिन उससे पूछो छोला अंपायर कौन था, उससे पूछो विजयनगर अंपायर कौन था, उससे हम्पी ले जाओ तो अरे ये जगह कहाँ से आई, उसको ये बताओ कि कि आज जब पूरी दुनिया क्रिश्चियन हो चुकी है, इस्लामिक हो चुकी है, हम हिंदू बच कैसे गए? अब तो कह रहे थे हम तो बिल्कुल लुटे पिटे थे, हम तो सबसे हारते गए, अगर हम हारते गए अगर सबसे, तो हम इस्लामिक क्यों नहीं हो? हमारे आसपास तो सब इस्लामिक हो गए। इंडोनेशिया का अपना कल्चर था, आसपास देखें तो आसपास सब सब इस्लामिक देश है। या फिर है तो जो हमारे यहाँ से धर्म गया बुद्धिस्ट, या तो बुद्धिस्ट होंगे, ये तो पूरी जो दुनिया है वो दो ही रिलीजियस कम्युनिटी है ना, उन्हीं की लड़ाई भी है, उन्हीं की लड़ाई भी है। वर्ड ओवर आपस में उन्हीं की सब्सक्रिप्शन की लड़ाई है, किसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा, है ना, सब्सक्रिप्शन मॉडल एक तरह से हो, क्रिश्चियनिटी का सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, और दोनों में इवेंजलिज्म है। इवेंजलिज्म मतलब अपने धर्म को बढ़ाने की पूरी पूरी होड़ की पूरी प्रक्रिया है, उसकी पीएचडीज होती हैं, उसमें किस तरह से कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट कैसे करा जाएगा, उनकी विधाएं हैं, उनकी पूरी पूरी टेक्निक्स है उसकी। तो वो है, हम ही केवल अकेले बच गए क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस था, लेकिन वो रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाया गया। अहोम राजाओं में जो नॉर्थ ईस्ट में मुगलों को घुसने नहीं दिया, अब आपको पता ही नहीं है। हाँ, नहीं, आसाम तो बहुत दूर की बात है, वो हमें क्या पता। जो साउथ में, वो हमें पता ही नहीं है। जो साउथ में प्रणालियां थी, जो हमसे तो कह दिया कि डेमोक्रेसी तो हमने दिया, भाई हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी जैसा स्ट्रक्चर बहुत पहले से थे, रिटन लॉ हमारे यहाँ बहुत पहले से थे। किस तरह से जो हमारी जो 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 विज्ञान हमने दिया, चाहे गणित हमने दिया हो, चाहे वो लीलावती से हो, आर्यभट्टियम से आता हो, चाहे आयुर्वेद हमने दिया, चाहे पतंजलि के सूत्र हमने दिए, चरक संहिता हमने दी, सर ग्रहों की जो सारे ग्रहों की जो नक्षत्र शास्त्र हमने दिया हमारे, दीदी सबसे मजे की बात, जो सबसे आसान बात है, हमारे ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं रुपये? भूगोल। भूगोल। क्या है? भूगोल। गोल। और ये अभी अभी बता रहे। ना अभी कुछ सालों पहले तक अगर किसी क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने बोल दिया भूगोल, तो उसको मार दिया जाता था, क्योंकि चर्च कहती थी अर्थ इज फ्लैट, मतलब मारा गया है, चलती रही इस इस पर डिबेट ही चलती, उनको मार उन साइंटिस्ट को, नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे तुम। और हमारे यहाँ तो भूगोल शब्द प्राचीन, मतलब किसी पुराने ग्रंथों में पढ़ लेंगे, वहां पे भूगोल ही कहते हैं उसको, जो भी अर्थ के बारे में, जो भी पृथ्वी के बारे में बात करता है। तो हमारे यहाँ बड़ी नेचुरल थी, हमारे पंचांग तो बहुत पुराने हैं, हमारे पंचांगों में तिथियां पता करना, कब कब कौन सा राहु, कौन सा केतु, ग्रहों की दशाएं, कब कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, ये तो हमारे यहाँ मतलब प्राचीन काल से, मतलब हमारी कहानियों में ऐसे, मतलब ऐसे किंवदंतियों में भी कहता रहा आज सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण तो बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, और इसमें क्या क्या स्थिति होगी ग्रहों की, क्या क्या स्थिति होगी तारों की, तब आता है जो आज के एक्सप्लेनेशंस है। तो उसको जब हम लोग 1000 साल गुलामी में रहे, तो लोग हमारा चुराते रहे, कुछ ट्रेडर्स के थ्रू मिडिल ईस्ट गया, और मिडिल ईस्ट से फिर वो यूरोप ने उसे अपना 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 प्रोसेस करके अपनी भाषाओं में, उसे जर्मन में, उसे इंग्लिश में, उसे करके अपना ज्ञान करके प्रस्तुत करा। आज आप देखेंगे मॉडर्न ऑफ गॉड फादर ऑफ ग्रामर, तो पाणिनि का नाम नहीं आएगा, गॉड फादर ऑफ सर्जरी तो चरक का नाम नहीं आएगा, लेकिन तो कई उल्लेख नहीं आएगा, है ना। अब जाके फिर भी डिस्कवर होने लगा है। अब मैं देख रहा था कि कोई कैम्ब्रिज का वीडियो है, कैम्ब्रिज की मैथमेटिक्स टीम का, वो कह रहा है कि हाँ भाई जो फिबोनाची सीरीज है उसे भारतीय बोलना चाहिए, शायद हेमचंद सीरीज बोलना चाहिए उसको, क्योंकि उन्होंने दी थी। अब जाके थोड़ा पता लग रहा है, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वो छुपा ही नहीं सकते, अब छुपा बहुत ऑकवर्ड हो गया है। और अब क्या है, उन्होंने इतना आधिपत्य कायम कर लिया। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि भारत का जो उदय है, भारत का जो हम लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बनना, वो पूरे विश्व के लिए अच्छा है। क्योंकि जब भारत विश्व गुरु रहेगा, जब भारत लीड करेगा, तो भारत कैसा देश है जिसने जब अपने वैक्सीन बनाई तो 95 देशों को भी वैक्सीन दे दी, वर्सेस अमेरिका ने वैक्सीन बनाई तो फायदा सबको बेचता रहा, और आज भी कई कंट्रीज से उसके लेनदारी के केस चल रहे हैं, क्योंकि वो कंट्री ने पे बैक नहीं करा, वो बड़ी महंगी कर दी थी उन्होंने दवाई। तो भारत जो भी करेगा ना, वो ओपन सोर्स करेगा। भारत एक बड़ा करुणामय देश है, हमारे यहाँ माफ करना, छोड़ देना, मदद करना, ये कोई वो सर एक ये फैब्रिक ही है। ये फैब्रिक है, इसके लिए कोई CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब नहीं लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये मतलब हमारे 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 तो सोच ही हमारी सोच में, संस्कारों में हमारे संस्कारों में। तो भारत का उदय, भारत का विश्व को लीड करना, विश्व शांति की तरफ जाएगा, विश्व कृपा की तरफ जाएगा,
और सब आपस में एक कुटुंब की तरह रहेंगे। तो इसलिए हाँ, भारत को क्रेडिट देना विश्व के फेवर कल्याण में है, विश्व के फेवर में। 2047 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो बात करते हैं 2047 में भारत विकसित भारत होना चाहिए। आपको लगता है कि हम सही दिशा में और सही स्पीड से बढ़ रहे हैं उस तरफ? देखिए, रात सबसे पहले ना, ये सोच हमने आज से पहले क्यों नहीं सुनी, है ना? पहले हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, जिसको नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। मतलब 5 ईयर से पहले तो हम सोच ही नहीं पाते थे, है ना? फिर जब से राजीव गांधी की सरकार थी, तो उसके बाद तो सरकारी बदली खत्म हो गई हमारे यहाँ 5 साल। एक नरसिम्हा राव के लिए बाकी तो 1 साल 2 साल 5 साल सरकारें बनती थी, या फिर जोड़ तोड़ की सरकारें बनती थी। हम प्लान ही नहीं कर पाते थे। पहली बार हमने सुना कि हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। उत्तर प्रदेश में कहा कि हम 5 ट्रिलियन बनेंगे। अभी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 1 ट्रिलियन बनेंगे। मतलब हमने टारगेट नहीं लगाया, ठीक है चल रहे हैं, लूट खसूट होती रहेगी। जो स्टेट भी बढ़ गया इंद्रप्रस्थ, वो भी बढ़ गया। हमने कभी टारगेट ही नहीं रखे। हमें 5 साल 10 साल 15 साल, हम तो 5-5 साल की छोटी छोटी पंच उतनी उतनी दिक्कत। तो मेरी सरकार 5 साल है, मैं 5 साल सोचूंगा भैया। अब नरेंद्र मोदी को क्या पता कि 2047 में वो रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी क्या दशा होगी, उनकी पार्टी की क्या दशा होगी। लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाया। बल्कि जब वो अयोध्या की स्पीच दे रहे थे, तब आपने ध्यान से सुना, उन्होंने 1000 साल की बात करी। उन्होंने पहली बार 1000 साल की बात करी। अयोध्या कंस्ट्रक्शन में जितनी भी नींव है, जो भी डायमेंशन है, जो भी इंजीनियरिंग है, सब 1000 साल के प्रोजेक्शन से बनाई गई है। तो हम तो ऐसा सोचते नहीं थे, हम तो बड़े त्वरित गति वाले क्विक मैगी वाले लोग बन चुके थे, बस बच के आगे चले। तो पहली बार हमें विजन मिलना शुरू करा, और उसके लिए भी सेट होना भी शुरू करा। सेट हुआ भाई। सबसे पहले अगर देश को विकसित होना है, जो हमारी जनता गांव में है, जो विकसित नहीं हो पाई है, उस तक जो स्कीमें कैसे पहुंचे। तो सबका जनधन का अकाउंट खुलेगा, सबको मुद्रा का लोन मिलेगा, सबके पास मोबाइल की एक्सेस होगी, और सबके पास आधार होगा। तो जैम ट्रिनिटी बनी कि 1 रुपए चलेगा अगर नरेंद्र मोदी की सरकार से, तो 1 रुपए ही पहुंचेगा। चाहे वो बलिया हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे उड़ीसा गाँव हो, चाहे वो दूर तमिलनाडु का गाँव हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार है वहां पे स्टेट में या नहीं है, नरेंद्र मोदी की स्कीम बोलेगी तो पूरी की पूरी पहुंचेगी। पहले क्या होता था, राजीव गांधी को खुद क्या खुद बोल चुके हैं। 1 रुपए चलता था 15 पैसे, मतलब 85 पैसे। मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं, जैसे आप कोई भी वेरीफाई करते हैं, आप तो बिजनेस फील्ड से भी हैं, तो आप कितना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितने लेते हैं? 10%, 7%, 12%, 15%। तो वो एक बार को फिर भी पच जाता कि भाई हमने 1 रुपए चला 85 पैसे पहुंच गया, चलो 1% थोड़ा करप्शन में चला गया, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में चला गया। यहाँ तो 15% पहुंचा गरीब के पास, तभी हमारी गरीबी मिट्टी नहीं पाई, और तभी इन 10 सालों में हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ पाए। और ये विश्व के इंडेक्सेस कह रहे हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए, जो आपको दिखता भी है। आपको दिखता भी है कि अगर आप चले जाएं गांव की तरफ भी, तो आपको कच्चे मकान दिखने बंद हो जाएंगे। आपको घर घर पे एक बाइक खड़ी दिखाई देगी, आपको घर घर में हर चौथे घर में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस जो भारत सरकार की स्कीमें हैं, और जो ऐसे ही आर्थिक उन्नति हो रही है, उसका भी परकुलेशन हो रहा है। तो बिल्कुल हम बहुत सही गति में जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया फिर, इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई जब अब भारत विकसित होगा, तो आपकी रोड देखिए और आज से 10 साल पहले की रोड देखिए, आपके एयरपोर्ट्स देखिए आज से 10 साल पहले के एयरपोर्ट देखिए, आपके पोर्ट्स देखिए आज के 10 साल पहले के पोर्ट्स देखिए। मुझे लगता है सर, हर चीज में जहां सड़क पहुंचती है ना, मैं आज से 15 साल पहले भी किसी को बोलता था, जिस एरिया में सड़क पहुंचेगी ना, उस जगह में आबादी आती है, उस जगह उन्नति होती है। नहीं, ये तो जॉन एफ कैनेडी का स्टेटमेंट है, दैट it's not that America is rich, that's why they have good road, because they have good road, America is rich। क्योंकि बिल्कुल आपने देखा, जैसे ही रोड आती है, मैं लंबा सोच पाता हूँ, मैं सोच नहीं पाता, अरे यार मेरे पास सड़क ही नहीं है, मैं तो वहां तक बेच पाऊंगा। अब क्या, अब तो दूध लोग बेचते हैं 2-2 3-3 घंटे दूध, जो सबसे पेरिशेबल आइटम है। दूध बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फूल बेचते हैं, लंबा ट्रांसपोर्ट हो पाता है, वो सोच पाते हैं, वो यहाँ रह के वहां जा पाते हैं, उनके बिजनेस नेटवर्क एस्टैब्लिश कर पाते हैं, अलग अलग सेंटर एस्टैब्लिश कर पाते हैं, अपनी दुकानें, अपना जो भी धंधा है वो बड़े एरिया में कर पाते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल कर पाते हैं। पहले वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे। तो रोड तो एक बहुत बेसिक मीडिया। देखिए मतलब रोड कोई 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 नई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप सोचिए, मतलब नरेंद्र मोदी को आना पड़ा रोड बनवानी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई परफेक्ट साइंस ऐसी रोड, जिसकी टेक्नोलॉजी आज से 70 साल पहले से फिगर्ड आउट है, लेकिन उसमें भी चोरी, उसमें कोई विजन नहीं। मतलब कांग्रेस के समय ये स्टेटमेंट था कि चाइना बॉर्डर में रोड ना बनाना हमारी स्ट्रेटजी है। मतलब इससे पैसिमिस्ट, इससे डरपोक, इससे कोई पैसिमिस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है? हमें पंगा ही नहीं लेना। क्या हमें पंगा ही नहीं लेना, है ना? क्योंकि रोड नहीं होगी तो वो भी नहीं आ पाएगा, हम भी नहीं जा पाएंगे। अरे मतलब इससे इससे ठगी हुई कोई स्ट्रेटजी हो सकती है? अब हमारी, अब तो रफाल विमान खड़े हैं, अब तो अरुणाचल बॉर्डर पे। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब 10 साल में राज भाई इतना कुछ हो गया है कि
मैंने जब 2024 में किताब लिखनी शुरू करी, बल्कि मैंने सब पहली ग्राफिक नॉवल, एक पॉलिटिकल नॉवल भारत की लिखी, और उसमें मैंने लिखा कितने कारण, तो वो 101 कारण हो गए। 101 कारण टू वोट फॉर मोदी। 101 रीजन आई वोट फॉर मोदी। उसके बाद भी बहुत सारे रीजन, बहुत सारे हो गए, तो मुझे क्लब करने पड़े उन्हीं 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 रीजंस के अंदर। और वो सीरीज है, और कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं, और जब हम टोल पे जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि फास्टैग अभी आया है, वही 6-7 साल पहले। जब हम पेमेंट करते हैं तो भूल जाते हैं कि यूके अभी आया है। पहले हम भी कार्ड ही किसा करते थे। पहले टोलों पे याद है वो खीरे वाले और भुट्टे वाले खड़े रहते थे, क्योंकि आपको पता, क्योंकि आपको पता है वहाँ खीरे वाले, गोले वाले सब खड़े रहते थे, क्योंकि आपको पता है 1 घंटा आदमी रुकेगा वहाँ पे। आप अपनी जर्नी में अकाउंट करके जाते थे, 4 घंटे का रास्ता है और 2-3 घंटा टोलों में लगेगा। अब वो बात ही चली गई। और सर इसमें तो कोई बहुत बड़ी साइंस की नहीं थी कि आज से 50 साल पहले, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ हम लैक करते थे वो थे इंटेंशन से। इंटेंशन नहीं थी और देखिए, हम लोगों की कंपनियां ये सारी टेक्नोलॉजी विदेशों के लिए बना रही थी। टेक्नोलॉजी में तो हम लोग, हमारी इन्फोसिस, हमारी टीसीएस, हमारी विप्रो, हमारी सब कंपनियां तो कुछ औरों के लिए कर रही थी, लेकिन हमने अपने लिए कुछ करा ही। अब आपका पासपोर्ट सेंटर भी टीसीएस मैनेज कर रही, ये बहुत अच्छी बात है। अब आज जाके पासपोर्ट का ऐसा लगता है कि ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। पहले आपको याद है पासपोर्ट बनना हो तब ऐसा होता था, मुझे याद है कि मैं पंतनगर में पढ़ता था, मैंने बरेली से पासपोर्ट बनवाया था। वो क्या काम था, पहले वो होगा, वहां पे एक एजेंट होगा, वहां पे 4 दलाल होंगे, लाइन में खड़े दलाल होके फिर दलाल आ इसी जाएंगे। बात के पैसे देते थे कि मैं तुम्हें लाइन में आगे लगवा दूंगा। जी। अब तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, आपका स्लॉट होता है, पहले डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, आपको अंदर नहीं भेजता, जो अच्छी बात है। जैसे आप भाई ठीक करके आए, पहले फिल्टर हो गए। बाहर बाहर बिल्कुल इकोसिस्टम बन गया, वहां बाहर दुकानें लगी हैं सारी फोटो की, जेरोक्स की, वहां 10-20 कॉल में सारे डॉक्यूमेंट चकाचक करके पहुंच जाइए। फिर बिल्कुल 4 विंडोज हैं, आपका नाम आता रहता है, अंदर कॉफी बिस्किट की दुकान है, उसमें खाते पीते आप पहुंचिए। फिर एंड में आपका फोटो वोटो सब वही खिंच जाता है, और आप 1-1.5 घंटे में आ जाते हैं। तत्काल में तो दूसरे दिन, अगर नॉर्मल है तो 7वें-10वें दिन आपका पासपोर्ट। एक और शांतुम भाई, एक और चीज देखो, जब पासपोर्ट हम बना लेते थे एजेंट के थ्रू, और दिल्ली में आर के पुरम के पास बनता था, तो हमने जब पासपोर्ट बनाए, फिर ये टेंशन लगी रहती थी कि अब पुलिस वाले से वेरिफिकेशन कैसे कराएगा। अब उनमें अभी लेटेस्ट हमने रिन्यू कराए पासपोर्ट, तो उसमें ये पता चला, उसका फोन आया पुलिस कांस्टेबल का, कि उन्होंने कहा सर वो आपसे साइन करा लें। मैंने कहा अभी तो मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ। कह रहा सर आप आके प्लीज कर जाइएगा, क्योंकि मुझे 3 दिन के अंदर ये वापस भेजना है। जिस आप करोगे नहीं करोगे, मुझे रिपोर्ट वापस भेजनी है। तो वो हर एटीट्यूड चीज इतना ना चेंज एक्चुअली लगा हुआ है, हर चीज का सिस्टम, एक सिस्टम लगा है, सबकी टाइमलाइंस हैं। तो मतलब, और ये होना चाहिए था, बड़ा नेचुरल था ये। तो कभी किसी ने गवर्नेंस में ध्यान नहीं दिया कि सबको लूट खसूट, मतलब भाई कांग्रेस के समय में से राजनीतिक नहीं करना चाहता हूँ। आईएनएस विक्रांत ने राजीव गांधी उसका परिवार छुट्टी बनाना चाहिए। तो जब अगर आपका फोकस ये हो, तो फिर आप ये सब नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको देखिए, राजनीति लोग लगता है बड़ी चार्म वाली चीज है, और माला पहन के हाथ हिलाए, राजनीति से मुश्किल कोई काम नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी चलाने जैसा है। आपके पास कुछ बजट है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपको डिलीवर करना है। वहां पे प्रॉफिट डिलीवर करना होता था, यहाँ पे सोशल को डिलीवर करना, यहाँ पे लोगों का कल्याण डिलीवर करना। तो ये कोई आसान, ये 24/7 से भी ज्यादा 24/7 जॉब है। ये तो इसको किसी ने कभी सीरियसली लिया नहीं, पहली बार हमें दिख रहा है कि कोई सीरियसली ले रहा है। ये प्रोडक्शन की तरह भी नहीं है सर, ये ह्यूमन रिसोर्स को, मैनेजमेंट का अपनी टीम को और नीचे तक स्कीम को मोटिवेट कर दो। अब सर राहुल गांधी की बात हो रही है, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी जानना चाहेंगे जी। इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है पिछले 10-12 साल में, एलओपी की पोजीशन पे हैं, वो आते हैं कोई ना कोई मुद्दा लेकर आते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं 2-4-10 दिन, कुछ एक, फिर वो गायब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि नॉन सीरियस एलओपी होना भी क्या प्रगति के रास्ते में, मतलब आज तक 10-12 साल में कोई भी पॉजिटिव चीज हमारे देश में नहीं हुई? देखिए, मैं तो उनको कहता भाई लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हूँ, और वो नॉन सीरियस नहीं हूँ। आप नॉन सीरियस मत समझिए, वो बहुत सीरियस हैं। वो देश की जड़ें काटने में और देश की बैड ब्रांडिंग करने में या विदेशी ताकतों से लड़ने में बहुत सीरियस है वो। क्योंकि जो उनके मुद्दे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ही इज ए टॉपिक हॉपर। वो एक मुद्दा लेके आते हैं, और कब लेके आते हैं, वो मुद्दा लेके आते हैं जैसे ही संसद शुरू होने वाली, तो उसके 2 दिन पहले। और उनके पास इकोसिस्टम तो अभी भी है कांग्रेस के पास, उसको कहीं बाहर से, कहीं यूरोप से, विदेशों में उनके जो संबंध है, तो कहीं बीबीसी से, कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स से वो छपा देते हैं, उस खबर को बड़ा कर देते हैं। वो खबरें ऐसी होती है जो भारत का हैक खराब करती है। खबरें कैसी होंगी, अदानी जो आपके बड़े बिजनेसमैन हैं, जो विदेशों में भी जाकर भारत के लिए बिजनेस करते हैं, इनकी साख है, उनके ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, एक साजिश के, अब पता भी लग गया, अब साजिश वो सब पता भी लग गया, लेकिन कुछ समय तो एकदम से नहीं पता लगता, कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गया, आपको भी लगता है अच्छा कुछ हुआ है क्या। लेकिन आपको भी कोर्ट में जाने में, सफाई देने में समय लगता था। वो कंफ्यूजन क्रिएट करके खंडन को सपोर्ट कौन करता है, राहुल गांधी करते हैं। उसके बाद हमने पिछले 10 साल में जो अपनी डिफेंस डील करी है, बिल्कुल प्योरिटी से करी है, बिल्कुल वो करी है जो देश के लिए जरूरत है ना।
उसमें आप जब राफेल डील होती है तो जानबूझ के उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका मन ना होगा इससे खरीदे उसके खरीदे, आपको चाहता कोई एंटनी अंकल आ जाए और बीच में कट मिल जाए। वो तो पहले हुआ ही। वो हुआ ही था, तो उनको क्वातरिची अंकल नहीं मिल रहे, कट नहीं मिल रहा है, तो वो तिलमिला रहे हैं, अरे बिना कट के कैसे खरीद रहे हैं, सारा काम ही कट कट का होता था। तो और आप उनको ये भी डर लग रहा है कल को हम आए तो सिस्टम ही सारा वेस्ट हो सिस्टम जाएगा। इतना साफ हो जाएगा कि हम कुछ कम नहीं करेंगे करेंगे, भाई। तो सिस्टम थोड़ा वही रहे, क्वातरिची अंकल वाला रहे, दलालों वाला रहे। तो वो जाके रफाल पे प्रधानमंत्री को चोर बोलने लगते हैं, वो तो कोर्ट में जाके कोर्ट में 2 बार माफी मांगनी पड़ती है, कहते हैं पेगासस से मेरा फोन हैक कर लिया, वो फिर जब कोर्ट फोन मांगती है तो नहीं फोन मिलूंगा, अब फिर आप चेक कैसे करिए, मतलब उनके मुद्दे फिर वो एसआईआर को पहुंच जाते हैं। भाई चुनाव आपकी डेमोक्रेसी की रीढ़ है, और फिर ये नहीं बताता कि आप कैसे जीत के आए अभी, आपकी बहन कैसे जीत के आएगी, जो आपके सारे मित्र हैं, जो तेजस्वी से लेकर अखिलेश यादव, राइफल वो कैसे जीत गए, मतलब जब भाजपा इतनी बेवकूफ थी, उसने चालाकी करी लेकिन आपको नहीं हराया। ट्यूनिंग करी मतलब पूरी नहीं हाँ करी। पूरी नहीं करी, ये मतलब ये मजाक भी है, धद्दा है। आप समझ रहे हैं, उनको 6 एमएलए मार दिया, कहाँ पे कर रहे हैं ये, जो पहला उन्होंने एसआईआर का ड्रामा किया कर्नाटक में, जहाँ आपकी सरकार कैसे सरकार बनी, उसी ईवीएम से बनी। अभी आपने केरला में सरकार बना ली, और वो एसआईआर करते करते खुद ही गायब हो जाते हैं। उनके जो सहायक है वो भी कहते हैं कि मुद्दा है ही, ये जो उनका नॉन सीरियस नेचर है, वो मुद्दे से मुद्दे करते हैं, और कोई भी बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, संसद में डिबेट जल्दी, वो कहाँ है मलेशिया में, वो कहाँ है वो थाईलैंड, उनके फोटो किसी पब से बाहर से आ रहे हैं, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में 100 लड़के खड़े होकर भारत की बुराई कर रहे हैं, भारत में तो डेमोक्रेसी चली गई, भारत में तो ये हो गया। अभी 2 महीने पहले 75 देशों के एम्बेसडर्स और उनके जो इलेक्शन कमीशन के हेड थे, वो भारत में आए, भारत से सीखने की, भारत में ईवीएम कैसा है, भारत में इलेक्टोरल रोल कैसे साफ हो रहा है, भारत में आइडेंटिटी कार्ड कैसे हो रहा है। आपको पता है दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी आईडी कार्ड की प्रथा नहीं, आज भी यूएस के हर स्टेट में आईडी कार्ड के से वोट नहीं होगा, यूके में पहली बार जो चुनाव आईडी कार्ड से हुआ, मतलब वो लोग बहुत पीछे हैं इलेक्टोरल प्योरिटी में, हम लोग तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इंडिया का इलेक्शन कमीशन कंसल्टेंट होता है बहुत सारे चुनाव में, यहाँ पे गाली दे रहे हैं, क्योंकि देखिए गाली देते क्यों है ये समझिए, सही की देखो पता है इनको भी ये गड़बड़ कुछ नहीं है, अगर ये चुनाव के बाद चुनाव के बाद चुनाव के बाद हारते रहेंगे, अपने लोगों को क्या कहें, कुछ तो जुर्माना देना पड़ेगा ना। जवाबदारी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, वो तो मोदी ने चीटिंग कर ली इसलिए मैं हार गया, फिर हमसे पूछेंगे सर आप कैसे जीत के, उसका कोई आंसर नहीं, सब वो अखिलेश यादव जीते, उसका कोई आंसर, वो एक तरह से लॉलीपॉप चुसाई जा रही है, अपने जो 10-20% कंफ्यूजन देखो, उनकी राजनीति क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर। सर अब आपका एक बड़ा ही, आपकी मेरे ख्याल से स्टडीज में सबसे ज्यादा स्टडी आपने करी है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की। किताबें लिख दी, एक फिल्म बना दी, ठीक है। और कई अनिंदर आर्टिकल लिख दी, सब सब जैसे कई अनिंदर पॉडकास्ट कर दी। 1950 से जब से यूपी में सरकार बनी रही जी, मैंने ये स्टडी किया कि सिर्फ एक ही जो पहले मुख्यमंत्री थे वो 5 साल का टर्म कर पाए। 5 साल का टर्म 3 लोग और करता है, पहले गोविंद बल्लभ पंत ने 5 साल का टर्म फिर किया, हो उसके सकता बाद है अब देखते रहे अगर तो 2 साल, 1 साल 10 महीने 2 दिन 5 दिन 2 महीने बहुत 2 दिन- साल, बड़े बड़े कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव, चौधरी भाजपा के भी कल्याण सिंह, कल्याण राजनाथ सिंह पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद पहला कार्यकाल जो पूरा करा वो करा मायावती के, मायावती 2017 से 12 से और 12 से 17 करा अखिलेश, लेकिन उसके बाद भी रिपीट कोई नहीं कर पाया, रिपीट कर भी पाया तो नॉन कनेक्टिव टर्म्स में कर पाया, मतलब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में लगातार कोई रिपीट नहीं कर पाया। और अब तो सबसे लंबे रहने वाले मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, अगर मैं मुलायम सिंह यादव के मायावती के सारे काल भी एड कर दूं, उससे भी वो ऊपर भी 8 साढ़े, अब तो ये 9 साल, अब तो डेली वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो देखिए आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पकड़ी है कि यूपी की जनता इतनी तेज है कि उसने बड़े से बड़े नेता को 5 साल से ज्यादा नहीं रोकने दिए, और वही जनता योगी आदित्यनाथ को जाने नहीं देती है। ये योगी आदित्यनाथ का एक बार है। मतलब अभी बहुत सारी, आप तो बहुत क्लोजली वॉच करते हैं जी, भारत के मतलब हर विभिन्न राज्यों में जैसे हम ट्रेवल भी करते हैं ना, या तो मोदी जी का नाम आएगा, यहाँ छूटते ही ना, अरे मोदी के बाद योगी जी को ही दे दो कमान, अब या पढ़ो वाला। या फिर लोग ये कहते हैं कि हमें जिसका इलेक्शन आता है ना, हमें भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, हमें भी योग, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी अब डिबेट के बाहर है। नरेंद्र मोदी ने आप इतना काम कर दिया ना कि उनसे कंपैरिजन, उनसे डिबेट मेरे ख्याल से उसके बाहर है, क्योंकि इन्होंने इतना काम कर दिया कि सर वो, मैं भगवान तो नहीं, ऐसी संज्ञा की इतना बड़ा काम कर चुका है, मुख्यमंत्री वाली लीग से भाग। बाहर है। तो अब आदमी कहता है हमें भी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, हमें भी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, और कोई भी अच्छा काम करना शुरू करता है तो कहता है अरे ये तो योगी जैसा है, योगी मॉडल। योगी एक संज्ञा बन चुकी है, जो पहले भी थी, पहले गुजरात मॉडल की संज्ञा थी। एक गुजरात ने हमें इन्वेस्टमेंट करना सिखाया कि भाई वाइब्रेंट विभाग करके इन्वेस्टर को मैं बुलाऊंगा, पहले इन्वेस्टर फाइल लेकर घूमता रहता था मुख्यमंत्रियों के पीछे, तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, इन्वेस्टर का अपनी एप्लीकेशन देगा, उसके बाद हम चेंज करेंगे उसको, उसको जमीन चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको क्या चाहिए। और यही योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है वो चल गया,
कि किस तरह से प्रदेश में अपने इलाके में आपको लॉ एंड ऑर्डर शांति रखनी। एक बार आपने लॉ एंड ऑर्डर करा, एक बार आपने बिजली दे दी, एक बार आपने रोड बना दी, एयरपोर्ट बना दी, इन्वेस्टमेंट अपने आप ना, मतलब आप जरूरी शर्तें जो है, जो नेसेसरी कंडीशन है वो दे दो, स्टेट अपने आप प्रॉस्परस होने लगेगा। ये जो मॉडल है, उसे कोई बुलडोजर मॉडल बोल दे, उसे कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल बोल दे, उसे गुंडा राज से इन्वेस्टमेंट राज मॉडल बोल दे, अब ये प्रदेश प्रदेश में मॉडल बन चुका। योगी आदित्यनाथ से पहले मैं यूपी में, मेरी ननिहाल है, गाजियाबाद, मेरठ, हमने बहुत बचपन से ये चीजें देखी कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई पुल बनना शुरू होता था 10-10 साल बनता ही रहता था। हम सरकारें चली जाती थी। सरकारें चली गई, बनेगा बनेगा कि तो उसको ऐसा ऐसा होता है राज भाई, अभी मुझे याद है 4-5 साल पहले जब ये एलिवेटेड रोड खुली, मुझे नहीं पता था कि वो रोड खुल चुकी है। मेरठ, मैं गाजियाबाद की तरफ का आगे जा रहा था, मैं ऋषिकेश की तरफ पे जा रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा, आज जबकि खुली तो ये मेरठ कैसे आ गया। केरल में तो लगता था हमें, तो हम तो मोदी नगर में फंस जाते थे, फिर आगे के फंस जाते थे बॉटल में। 40 मिनट में मेरठ दिख रहा है बाहर बोर्ड में, तो उनका एलिवेटेड साइंस 40-45 मिनट में मेरठ पहुंच गए। अभी हम लोग ऋषिकेश के जो देहरादून वाला हाईवे पकड़ा, उससे 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जा रहे हैं। मतलब आप बोल रहे इतना तो डिस्टेंस, मतलब इतना इतना तो दूरी है कि 2.5 घंटे तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन इस तरह से अलाइनमेंट निकालना है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे होने वाला प्रदेश बन गया है। और पहले क्या होते थे, पुरानी सरकारें में एक्सप्रेस वे बनाती तो इधर ही बनाती थी, पश्चिम में, क्योंकि उनका सारा जो फोकस था पश्चिम सेंट्रल में था। अभी बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे है, अभी गोरखपुर की तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अभी मेरठ से प्रयाग जाने का गंगा एक्सप्रेस वे, जो छोटी रोड है उसके लिए लिंक एक्सप्रेस वे है। फिर जो गडकरी जी के साथ तालमेल है, उससे नेशनल हाईवे है, वो भी बहुत सॉलिड इंप्रूव हुआ है। तो विद द जाल ऑफ नेशनल एक्सप्रेस वे एंड स्टेट एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश हटा हुआ, जर्नलिस्ट से पूछिएगा, उनके लिए इतना आसान हो गया है कि पहले एक छोटी कवरेज करने के लिए 3 दिन लग जाते थे, वो चाहते हैं शाम को आ जाते। सर, एक और जर्नलिस्ट भी तो है जो कह रहे हैं अगर 12 घंटे में प्रयागराज हवाई तो अरे इतने में पहुंच गए, अभी क्या लोग। वो तो फ्रस्ट्रेशन की हद थी राज भाई, मैंने कहा मुझे लगा ये मॉर्फ है या कुछ, तो वीडियो डॉक्टर पे ऐसे, ये तो मतलब मैं पागलपन कहूंगा उसको। मैंने कहा, ये क्या, अरे कुछ भी करे भाई, पहले उससे फ्यूल कम खर्च होगा, उससे समय कलेगा। अब इलाहाबाद में हमारी हाई कोर्ट है, वो सुबह जाके और वो काम निकलेगा, करके आ शाम को जाएगा। काम करके वापस आ जाएगा। पहले एक काम में प्रयाग जाने में 3 दिन लग जाते थे, अब वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, वहाँ पे अब तो कम्पीट कर रहा है, एयरपोर्ट टू रोड टू ट्रेन कम्पीट कर रही है। अब इतनी फास्ट ट्रेन आ जाएंगी, 8 घंटे में आपको वैसे पहुंचा देती है, और ऐसे होना भी चाहिए। अब एंटी गवर्नमेंट अगर आपने बात करनी है तो कम से कम यू मस्ट थिंक Yes, अरे लॉजिक बचेगा ही ना, लेकिन लॉजिक क्या बचेगा उनको पास, तभी वो इस तरह के तर्क हो, तभी वो कहेंगे नहीं नहीं मोदी योगी में लड़ाई है, योगी अमित शाह में लड़ाई है, क्योंकि और तो कुछ भी नहीं दे रहा। स्कीमें आ गई, बाहर निकले, सड़क है, जनता के पास घर है, उसके पास टॉयलेट है, पानी आ रहा है, राशन उसे मिल रहा है, सुरक्षा है, गैस तो उसको मिल रही है, आदमी खुश है, अच्छी बातें कर रहा है। तो वो कहेगा क्या है, विदेश जा रहा है तो भारत की साख है, भारत एक निर्णायक भूमिका में है, विदेश आदमी आता है तो पहले वो उसको मेक श्योर करता है कि वो भारत में जरूर है। तो ऐसे में आपके पास कुछ नहीं लगेगा, तो आप वो विदेशी रिपोर्टें लाएंगे, कोई विदेशी इंडेक्स लेके आएंगे, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, या आपस में ही कहेंगे इसमें उसमें लड़ाई है, उसमें उसमें लड़ाई है। केवल यही बचता है, तभी आपको उन आर्गुमेंट से पता लगता है कि उनके पास कुछ बचा नहीं कहने के। अब आपने जैसे कहा विदेशी इंडेक्स आ जाते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। डेमोक्रेसी में भारत लो है, भारत लो है, पावर्टी इंडेक्स है, क्योंकि हमारे ही लोग जाके हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में लो है। देखिए जो इंडेक्स है ये बड़े मजेदार है। एक तो इनको कोई सरकारी एजेंसी नहीं बनाती, इनको कोई तो थिंक टैंक बनाता है। वो थिंक टैंक की आप फंडिंग देखेंगे उससे पता लग जाएगा। उसमें हाथों में जॉर्ज सोरोस होता है। जॉर्ज सोरोस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को तो बचने नहीं दूंगा। बनने नहीं दूंगा, नेशनलिज्म की फीलिंग हटा दूंगा इस दुनिया से। तो वो क्या करते हैं, वो आधे सर्वे बेस्ड होते हैं, आधे एक्सपर्ट बेस्ड होते हैं। मतलब डेमोक्रेसी इंडेक्स में आपको देखा होगा, मतलब मैं आपको 3 इंडेक्स बताता हूँ, हंगर इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स और फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट इंडेक्स। इनमें आपको कई साल ऐसे, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसे ज्यादा, जहाँ पे रेट दिया गया है गला जर्नलिस्टों का, जहाँ पे एक एक चावल की बोरी के लिए मार बचती है, वहां का हंगर इंडेक्स हमसे अच्छा है। यहाँ 80,000 लोगों को फ्री राशन जा रहा, तो कोई परसेप्शन में बना दिया। एक होता है एक युवक की, सर, एक यूएस happiness गवर्नमेंट, index भी तो- हैप्पीनेस में आप पता कैसे कर सकते हैं अभी, हैप्पीनेस खैर, हैप्पीनेस इतनी मतलब वो जो जब सिकंदर महान सो कॉल्ड सिकंदर महान भारत में आए, तो एक साधु से उन्होंने पूछा तुम इतने खुश क्यों। उसने कहा मैं खुश हूँ क्योंकि मैं पूजा पाठ में उतना, मुझे अपने ईश्वर से प्रेम है। वो इसी से बात से परेशान हो गया कि ये आदमी बिना दो लंगोट आदमी इसी में खुश है। तो खुशी के लिए आपको ये क्या मेटलिस्ट है कि आपके पास ये है ये है ये है तो हम आप खुश माने जाओगे भाई, वो खुशी का इंडेक्स बना लिया। सबसे मजेदार मैं आपको बताता हूँ, एक इंडेक्स होता है ये रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स। अब ये बनाते क्यों, ये जानबूझ के बनाते हैं जिससे ये विदेशों में असाइलम ले सके। कोई सिख अगर यूएस में जाके, कनाडा में जाके, यूके में जाके असाइलम सीख करता है, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं प्रताड़ित हूँ।
मेरे को, मेरी जान को, मेरे परिवार को इतना पता है। भारत में कौन से संस्थान थे जिनको जिनको खतरा, आर्मी में वो प्रधानमंत्री वो रह चुके, हर बड़ा पद है ऐसा, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। प्रेसिडेंट, मतलब ऐसा कोई भारत का पद ही नहीं है, आर्मी से लेकर पिक्चरों से लेकर गाने को लेकर, जहां भी सेलिब्रिटी स्टेटस है, क्रिकेट को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, जिसमें मतलब सिख विल बी द लास्ट पर्सन टू बी कॉल्ड प्रोसिक्यूटेड। लेकिन आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ेगी तो वो जो कौन है वो न्यूयॉर्क में वो जो चिल्लाता रहता है उस सरदार नहीं, क्या नाम है उसका, पन्नू पन्नू पन्नू, वो पन्नू चिल्लाता रहता है, और पन्नू अपना लॉयर है, वो इमिग्रेशन लॉयर है, उसकी दुकान चलती है उससे, लोगों को ये नहीं पता वो इमिग्रेशन लॉयर है, वो पैसे देता है, बहुत सारे जो लोग आते हैं उल्टे पुल्टे रूट से उनको बताता है इस रूट से आओ, उनको कहता है अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक दो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम यहाँ से आए वहां से आए, और फिर मैं तुम्हें नागरिकता दिलवाऊंगा। कौन सी रिपोर्ट से? क्योंकि आपका तो परसिक्यूशन हुआ है, सरदारों को परसिक्यूशन हो रहा है भारत में। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब भारत के सरदार नहीं मानेंगे, लेकिन वो हो रहा है परसिक्यूशन, उसी नाम से वो नागरिकता दिलाने का धंधा बन गया। तो ये रिपोर्टें सारे किसी न किसी चीज को फेंक कर रही है। डेमोक्रेसी होगी तो फिर डेमोक्रेसी के नाम पे फंड मिलेगा, फिर एक एनजीओ को मिलेगा, वो डेमोक्रेसी वो गांव-गांव में जाएगी, वो कुछ वो संविधान पढ़ाएगी, वो कुछ बताएगी आपको। वो महिला को सब पता है, लेकिन भारत का आदमी भी चालाक है, इनसे पैसा भी ले लेता है, जिसको वोट करना है उसको वोट करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना रहा है। लेकिन इसमें से अधिकतर इंडेक्स फंड, इसमें जो खासकर जो प्राइवेट संस्थाओं के हैं, जिन्होंने कुछ 4 लोगों को बुला के, 4 एक्सपर्ट को बुला के, अपने आप बना के, बल्कि जो बड़े इंडेक्सेस है, जो जो मैच्योर इंडेक्सेस है, उनमें भी प्रॉब्लम है। जैसे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है कि भाई आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम कैसी है, आपका एजुकेशन कैसी है, आपका हेल्थ सिस्टम कैसे है। अब जो बहुत सारा पर कैपिटा इनकम है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पोल्यूशन होता है। तो मेरा मानना है कि उसमें एक नेगेटिव इंडेक्स भी होना चाहिए, जो कंट्री पोल्यूटिंग है उसका एचडीआई भी कम होना चाहिए। नहीं, वो वर्ल्ड इंडेक्स अलग फ्लोट कर रहा है, वो इंडेक्स अलग फ्लोट कर रहा है, ये इंडेक्स अलग फ्लोट, दोनों चीजों में विरोधाभास है। तो जो चीज में विरोधाभास है। तो मेरे ख्याल से इन इंडेक्सों को बहुत मतलब ऐसे कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही, मतलब हैंडफुल ऑफ सॉल्ट पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, उनके इंडेक्स का लॉजिक जरूर देखना चाहिए, केवल रैंकिंग नहीं देखना चाहिए, कैसे बनाया, क्या पैरामीटर्स थे, तब उन पे विश्वास या अविश्वास करना चाहिए। 4-5 साल पहले ना बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा ये हैप्पीनेस इंडेक्स का चल गया कि भूटान में लोग ज़्यादा हैप्पी हैं। भूटान तो मानते हैं नेचर है, हवा अच्छी है। पाकिस्तान भी हमारे इंडिया से बेटर है। बहुत लोगों ने फॉरवर्ड करना है क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। लोगों ने फॉरवर्ड, हम लोग कहीं पर बैठे थे डिबेट ईयर की, तो बोले कि अरे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर सब मोदी ने क्या कर दिया, वो मोदी तो ने क्या कर पाकिस्तान दिया, जा रहा है। पाकिस्तान वाले सब कुछ है। पाकिस्तान में खाने को तो रोटी नहीं है। उनकी जनता इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, उनके कोई भी चलती सरकार को मिलिट्री गिरा देती है किसी पहले पे। केवल गिरा नहीं देती है, उसके प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल देती है, कोई कहता है उसकी आंखें निकाल ली, कोई कहता है उसकी आंखें निकाल ली। उसका एक बार फोटो आया था, ऐसा लगा था वो बिल्कुल जिंदा है कि मरा, ये नहीं पता लग रहा था। इमरान खान जो भी सेलिब्रिटी कुछ व्यक्ति है वहां पे, सेक्सुअल एनकाउंटर की रिपोर्ट आ क्या क्या वो, तो ऐसा तो वो आपने प्रधानमंत्री आपके पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो कहे आपका हैप्पीनेस नहीं देख सकता। वहां पे आपने कितनों वीडियो नहीं देखे होंगे जहाँ चावल के बोरे के लिए मारा मारा मारी हो। मारा मार, वहां पे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, सब कुछ बाहर से आता है, कोई अपनी इकोनॉमी नहीं है, वो हर 1 साल बाद वो कटोरा लेके इस देश के पास उस देश के पास पहुंच जाते हैं, ऐसे तो देश चल रहा है, वो बिना आईएमएफ नेशनल वाली उस पे पीक पे वो चल रहा है। उसका हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा है, उसका जहाँ पे जर्नलिस्टों के गले रेत दिए जाते हैं उसका फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म का इंडेक्स ज्यादा है, उसका हंगर इंडेक्स सबसे अच्छा है। तो आपको ये शैम है सारे ना, मतलब ये बड़ा बड़ा, देखिए ये दुनिया डीप स्टेट पे चलती है। एक स्टेट होता है, उसके अंदर डीप स्टेट होता है, वो डीप स्टेट गवर्न होता है 3 चीजों से। जितने लोग वेपन्स बनाते हैं उसकी जो लॉबी है, जितने लोग फार्मा में दवाइयां बनाते हैं उसकी जो लॉबी है, और जो तेल होता है एनर्जी से लोग, क्योंकि ये जो ये मेजर ये 3 सेक्टर है, ये पूरी दुनिया चलाते हैं, है ना। तो ये जितनी लड़ाइयाँ क्रिएट करी जाती है, क्योंकि वो जिससे वो जो वेपन मार्केट है वो चला रहा है, जितनी बीमारियां क्रिएट करी जाती है, मैं क्रिएट शब्द यूज कर रहा हूँ, कोरोना में देखा ही, वो बीमारियां क्रिएट करी जाती हैं। या कई बार आपके जो शुगर के और डिफरेंट इंडेक्सेस है उनको चेंज, आपने देखिए, आप 20 साल पहले किस मानक पे शुगर मानी जाती थी, वो वो धीरे-धीरे कम होगा, बढ़ाते क्योंकि आपने अब आप आधा पॉइंट कम कर दीजिए, करोड़ लोग बढ़ जाएंगे, तो करोड़ लोग दवाई खाना शुरू कर देंगे। उनको तो दवाई खिलानी है, आप उनके लिए आप व्यक्ति नहीं है, आप राज नहीं है, आप कंज्यूमर। आप या तो दवाई खाएंगे या ये खरीदेंगे या वो खरीदेंगे, तो उनके लिए आपकी पॉपुलेशन बड़ी यूक्रेटिव आनी है, जितने सारे लोग हैं, अगर इनको मैं बीमार कर दूं, बीमार तो है नहीं, ये तो अच्छा देश है। अच्छा, इसका इंडेक्स चेंज कर देता हूँ सर HP1 अगर 7 से आपने 6 पे ले आए, अब, उसमें आपने 6 कर दिया, आपने 15 करोड़ लोगों को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया, और समय आपके अगर मार्केट अगर अगर हमने 500 रुपए की दवाई भी खाई, आपकी दवाई भी आपके बारे में आपकी शेयर मार्केट भी ऊपर। हाँ, अब तीसरी लॉबी ऑयल की है, पता है कि ऑयल यहाँ पे डिस्कवर्ड है, तो तीसरी ऑयल की लॉबी, इस लॉबी के हिसाब से ही सारी समीकरणें होती है।
तो फिर क्या होता है, अच्छा जहाँ पे मुझे अपने तरह का आदमी चाहिए, और सद्दाम की सरकार हटाओ, ये मेरे मेरे ये फेवर का आदमी ये फेवर का आदमी, इसको हटाओ, इसको कुछ को, तो सर ऐसे कैसे हटाएंगे? कह दो इसके पास न्यूक्लियर वेपन है ना, या इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसके पास। सब वो मिलते रहने, अरे थोड़ी कहानी बनाओ, न्यूयॉर्क टाइम्स एक आर्टिकल लिखवाओ, दो इन्फ्लुएंसर Propaganda ऐसे करो। बोल दो, प्रोपेगेंडा करो, टूल किट से ट्वीट ट्वीट कराओ, थोड़ी मूवी वूवी में दिखा दो कि बहुत गंदा आदमी है, कुछ तो बुरा करा ही होगा उसने, है ना, और कोई बहुत अच्छा शासक भी नहीं था वो, लेकिन अब इतना वो अवेलेबल was ऑप्शन, organization। इतना अवेलेबल ऑप्शन बहुत अच्छा था वो। तो कुछ दिखाओ, उसको बुरा दिखाओ, जिससे हमारा मामला उसको जस्टिस हो जाए। बाद में लोगों ने पूछा कि सर वो वेपन ऑफ मास सिस्टम, हाँ वो नहीं मिले, हमारी थोड़ी सी वो तहकीकात ठीक नहीं हो पाई। ऐसे दूसरी कंट्री में चले जाओ, तीसरी कंट्री में चले जाओ, बंगाल के पास, बांग्लादेश के पास एक आइलैंड चाहिए, बांग्लादेश नहीं दे रही है, अच्छा शेख हसीना की सरकार हटाओ, हटा दो, अच्छा ये नेपाल की सरकार हटाओ, अच्छा ये श्रीलंका की सरकार हटाओ, ये ऐसे सरकारें चल रही थी। भारत में भी प्रयास पूरे हो रहे हैं। जो किसान आंदोलन आपने देखा, जो सीए आपने देखा, वो कोई नेचुरल स्वतः आंदोलन नहीं था, वो पता लग गया, वो पूरा डीप स्टेट फंडेड आंदोलन था। पर लेकिन आपको डीप स्टेट भी अपने लिए एक एजेंट्स तैयार करती है हर कंट्री। न्यू एजेंट ढूंढ लेती है, वो ढूंढ लेती वो है। दिखते, उनको राहुल गांधी में, अखिलेश यादव में, उनको ममता बनर्जी में वो दिखता है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल में दिखता है। अरविंद केजरीवाल तो का सबसे बड़ा प्रयोग था, जो सक्सेसफुल प्रयोग है एक लेवल तक। अब जाके वो दिल्ली से हटे हैं, पंजाब में भी उनकी सत्ता। अदरवाइज तो एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ही बी द सब्स्टिट्यूट फॉर, मतलब भाजपा के बाद अगर हाँ सब्स्टिट्यूट कोई मतलब वो बचेगा एक तो तरह से अगर टीवी में ना ऐसे जब फोटो आती थी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल, केजरीवाल। जैसे ये तीन धुरियां हो, ये पिछले 1 साल से गायब हुई है। एक साल से जब से वो जेल में गए, उनकी सरकार गई दिल्ली में, और पंजाब में उनकी सरकार लड़खड़ाती दिख रही है। लेकिन ये डीप स्टेट के तरीके है ना? और ना आपको मैं आपको तीन चीजें ही बताता हूँ, अगर ये तीन चीजें सुनो आप, तो आपके कान खड़े होने चाहिए। सबसे पहले, अगर ये लेबर अनरेस्ट दिखाए कहीं पे, है ना, ये लोग क्या करेंगे, आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। लेबर आपके यहाँ बहुत परेशान, लेबर आपके यहाँ बहुत परेशान है, तो लेबर लॉज वाला कोई भी एनजीओ हो, तो देखिए वो लेबर लॉज क्यों बनवा रही है, आपके यहाँ से हटा दिए लेबर लॉज, इससे आपका कोई इंडस्ट्री सेटअप ना होगा। दूसरा, वो पोल्यूशन का अगर एक्स्ट्रा गाना बोए, ये इंडस्ट्री बॉलीवुड कर रही है, अभी आपके यहाँ तो सब आपने ऐसी बनाया है ना, अब सारी नॉर्म भारत पे थोप दी जाएंगी। दूसरे आपको, तीसरे डेमोक्रेसी वाले, और डेमोक्रेसी नहीं है भाई, भारत से अच्छा चुनाव वो कहाँ पे रहा है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना सुंदर चुनाव कहाँ पे हो रहा? तो जहाँ डेमोक्रेसी वाले दिखे, जहाँ आपको एनवायरमेंट वाले दिखे, जहाँ लेबर लॉज वाले दिखे, कान खड़े कर लीजिए आपने, वो आपका कुछ ना कुछ वो देख कर। और सर जाने अनजाने जो ये इस टाइप के एजेंट्स हैं, ये लोग भी 15, 20, 25, 30% पॉपुलेशन पे तो अपना आज भी इम्पैक्ट रखते हैं। बिल्कुल राहुल को मरी से मरी हालत में भी 18-19%, 20% वो 20 वोट मिल जाते हैं, 20%, और बाकी सारे भी ये लोग जो काम करते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या कुछ हो, तो 30% अगर भारत की जनता पे नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कि एक प्रोपेगेंडा के थ्रू करा जाता है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि भारत की जनता को आज बियॉन्ड टीवी के भी कहीं ना कहीं पर एक इस लेवल की एजुकेशन, इस लेवल का ज्ञान लेना चाहिए कि मेरे को हम इस बंदे को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप एक चैनल देखें, दूसरा चैनल देखें, आप एक न्यूज़पेपर पढ़ें, दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ें, उसके बीच में बहुत आपको विरोधाभास दिखेगा। तो अब जो कंज्यूमर है उस न्यूज़ का, उस इन्फॉर्मेशन को, उसको खुद ही इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि मुझे दोनों को पढ़ के एक मिडिल वे में अपनी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। और अच्छी बात है कि 24/7 सोशल मीडिया, आप लोगों जैसे चैनल है, यहाँ पे लंबी बात हो पा रही, जहाँ लोग सतर्क हो रहे, इतना सारा कंटेंट बन रहा है, लेकिन उधर से भी बन रहा है। आपके वो ध्रुव राठी और कौन कौन तो बैठे हैं, कॉकरोच पार्टी कॉकरोच पार्टी, चलो पता लग गया कि उसके सारे फॉलोअर, अब बहुत जल्दी पता चल गया। जल्दी पता लग गया, मतलब 1 महीने में पता लग गया कि आधे पैलेस्टीन से फॉलोअर है, अमेरिका से फॉलोअर, अमेरिका से भी ऐसी जगह से फॉलोअर है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख है, लेकिन वहां से फॉलोअर 12 लाख। जेनजी तो आज के टाइम में इतनी ज्यादा वो है ना, शॉर्ट टर्म वो है, उनको समझ नहीं आता, हो जाएगा, और पता चला 6-8 महीने चलता तो यही एक नई ये बीमारी movement create बन हो जाती, जाती। एक नई बीमारी क्रिएट हो जाती है। तो ये देखिए मॉडर्न वर्ल्ड के ये जो नासूर है, ये कलयुग के नासूर है, कि कोई चीज आएगी जल्दी से छा जाएगी, और किसी चीज का विरोध करना बड़ा आसान है, किसी को सेटअप करना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए कुछ भी, कोई भी निर्माण करना तो मुश्किल है, उसको तोड़ना एक ईंट गिराई और सब ढाढा गिर गया। तो ये आपको तोड़ने वाले, फोड़ने वाले, और इनको देश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको इजराइल से सीखना चाहिए, जब भी उनपे कोई आपत्ति आती है, उनका पक्ष और विपक्ष एक ही भाषा हो। हमारे यहाँ लड़ाई के समय भी कहते हैं सबूत कहाँ है? ऑपरेशन नहीं, उन्हें सबूत दिखाना पड़ता है इनको, आपको आर्मी को आके, आर्म फोर्स को आके सबूत इनको दिखाना पड़ता है। और इनके जो स्टेटमेंट है कौन कोट करता है? पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में, इंटरनेशनल मंचों में राहुल गांधी के स्टेटमेंट कोट करता है कि के लोग सब अभी इसलिए आपको ये प्रूफ ही नहीं करना है कि इंटरनेशनल एजेंट है। भाई आपके जो आका है वो आपके स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, आपने स्टेटमेंट दिए उन्हीं के लिए हैं जी, या तो किसी काम आने हैं, क्योंकि आप चुनाव तो जीत नहीं रहे उससे। आपने राफेल चोर बोला प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री तो जोर से जीत गए चुनाव, और आपको कोर्ट में माफी और मांगनी पड़ी।
तो मेरे ख्याल से जनता को सतर्क होना चाहिए और इन लोगों को भी सुधर जाना चाहिए। भाई देश के साथ जुड़े, देश इतनी तरक्की में जा रहा है, देश में यूनिकॉर्न्स बन रही है, देश में बिजनेसेस बन रहे हैं, देश में यूनिवर्सिटी आ रही है, उस मेन धारा से जुड़ के जा रहे हैं और उसमें विकास की धारा बन। सर अभी स्टार्टअप फेयर हुआ इतना बड़ा, एआई का जो आपको क्या दिखा उसमें, केवल आपने 4 नंगे लड़के भेज दिए उसमें, बस। क्या दिखाया मतलब? क्या दिखाया आपने? कुछ नहीं समझ में आया। जब तक जो बाहर से देख रहा हो वो सेंस भी नहीं आया हुआ कि कौन आए, कौन आए, कौन पागल आए वहाँ। ये आपने अपनी कांग्रेस की ब्रांड में से और इंटरनली बहुत विरोध था। दिल्ली यूनिट में जो उनकी यूथ यूनिट है कांग्रेस में, काफी था भी, वो सबको पता भी नहीं था और उन्होंने भेज दिया। ये इस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट जो एलो की है राहुल गांधी, वो अगले दिन तो जाके मंच पे उठाते देखा, कल कर दिया ना, कल कर दिया। सही रहा ना? आप एक एंटी नेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, भारत ग्रो कर रहा है, चाहे वो उसी अगर उनको काउंटर भी करना था तो 4 एआई के इंजीनियर बिठाते, उनके साथ बात करते, डिबेट कर। डिबेट करते, उनके साथ बैठते कि एआई ने और अच्छा क्या क्या हो सकता। मैं सर उसके बारे में फिर जब पढ़ने लगा तो इससे पहले शायद लास्ट टाइम पेरिस में हुआ था, तो वहां का टर्न अराउंड जितने लोग आए और यहाँ के में 400% का फर्क था। बिल्कुल। तो मतलब इतने पार्टिसिपेंट थे इंडिया में, और हमारे भारत के लिए कितना, देखो हमारे युवाओं के लिए आज एआई आ रहा है, अगर भारत का युवा ट्रेन नहीं हुआ तो आगे कैसे हमारी जॉब्स बचेंगी? और उसके लिए आपको एक हाई वोल्टेज इनपुट देना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस करानी पड़ेगी, उनको प्रभाव पड़े, अच्छा ये इतनी बड़ी चीज, अच्छा इतने बड़े लोग आ रहे हैं, अच्छा प्रधानमंत्रियों से लेकर लोग के राष्ट्रनायक खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े जो चैट जीपीटी ओपन है उनके फाउंडर्स भी भारत आ रहे हैं, भारत कितनी इंपॉर्टेंट कंट्री है, उनके स्टेटमेंट वो सुनने की बजाय क्या ये 6 कांग्रेस के जो कमी जता के लोग हैं इनको देख रहे हैं लोग। तो मेरे ख्याल से, लेकिन आपने ठीक है, लोग देख रहे हैं ये जो मतलब आपको जो इंटरनेट गांव गांव पहुंच गया है ना, थैंक्स टू जियो, थैंक्स टू अंबानी, उसको रोज गाली देते हैं, शायद गाली भी इसलिए देते हो ना कि इंटरनेट गली गली पहुंच गया, मेरी सच्चाई वहां तक पहुंच जाती है ना। अब राहुल गांधी के जो छीछा रहता है वो गाँव गाँव पता लग जाता है। अब इनका झूठ बहुत दिनों फ्लाई नहीं कर पाता। देखिए ये लोग, इन लोगों ने जिस समय राजनीति करी है, उन्होंने अधिकतर प्री इंटरनेट एरा में करी है या प्री सोशल मीडिया एरा में राजनीति करी है। वो डिफरेंट थी वो बहुत आसान थी। वो आसान क्या थी? चैनल क्या है, दूरदर्शन है ना, 2000 से पहले तो 98 में चैनल आने शुरू हुए, तो चैनल भी एक ही था, वो कंट्रोल पूरा, वो पूरा कंट्रोल कर लो है ना, और उसके बाद 1-2 अखबार, खत्म, रेडियो। सोचिए नेहरू जी के लिए, इंदिरा गांधी ने कितना आसान राजनीति थी, कुछ भी करो आप भी जाओ, आपकी आर्मी, आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ चला लो। जब मूड की इमरजेंसी लगा, जब मूड जम्मू में क्या है ना, शिवराम में घूमने चले गए, जब मूड किया तो जिसको मना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, चाहे वो सीनियर है नहीं है, किसी को आज जाके वो बातें पता लग रही है, जिसको इन्होंने खूब दबा के बैन करा, इन्होंने पिक्चरें बैन करी, इन्होंने एक्टरों को जेल में डाला, इन्होंने गायकों को जेल में डाला, सब क्रास करने, और स्पीच, वो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ड्रामा फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन्होंने एक्टरों को जेल में डाला है, इन्होंने गायकों को जेल में डाला है, इन्होंने जम बनाया और एनसी लगाई है। मतलब ये सरकार को अपनी बपौती की तरह यूज करते हैं। तो अभी आज ये फ्रस्ट्रेटेड क्यों दिखते हैं? ये लगता है अरे ये तो मेरा खिलौना छीन लिया किसने, ये तो मेरा ही था, अरे तो मैं पैदा ही इसमें हुआ था। इन लोगों को बड़ी दिक्कत आई जब लाल बहादुर शास्त्री बने, तो मैंने वो मजाक बनाया, यार ये बनेगा, ये तो कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, क्योंकि वो अपने कपड़े भी वैसे पैबल लगा के पहन लेते थे, वर्सेस नेहरू जी, इनके कपड़े यहाँ से पानी कहीं और से आ रहा है। हाँ, तो वो रॉयल्टी के बाद इनको लगता है ये तो मेरी, मतलब कि ये मैं राजा हूँ यहाँ, अब मेरे परिवार से चला कैसे गया, तो उसी एकड़ी में रहते हैं। अब बात से चली, मुझे ऐसा लगता है कि ना कांग्रेस के लिए जो ये काम करते हैं ना कहीं ना एक एंटी कमेंसी भी हो जाती है, लोग एक नाम सुन सुन के पक जाते हैं, कुछ 5-10% लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको तरक्की कुछ नहीं होता, लेकिन उनका पर्सनल कोई एजेंडा भी नहीं होता, लेकिन उनको कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कहता है यार बेकार है मोदी, ये सरकार नहीं है, बोर हो जाता है आदमी रोज दाल खा। बिल्कुल एक फटीग होता है, खिचड़ी में अच्छी चीज हो, कितनी आप अच्छी कितनी हो, सी फटीग हो स्वादिष्ट, जाती जो है। आपकी बेस्ट स्वादिष्ट डिश हो, आप रोज खाते रहे, बोर हो और जाते छठे हैं। दिन नहीं खा पाएंगे। अब वो जब बोर हो जाते हैं तो वो 5-10% तक का सोचता है कि विकल्प क्या है, विकल्प देखता है कांग्रेस को, या फिर कोई केजरीवाल जैसा, कुछ जोसेफ विजय जैसा मिल जाता था अब वो बॉर्डर लाइन पे खड़ा होता है कि इलेक्शन आएगा तो मैं अब इनको नहीं दूंगा, दूसरा विकल्प देखूंगा। अब दूसरा विकल्प होता है जब ये लोग ये काम कर देते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर देते हैं, वो फट से वापस आ जाता है। मतलब मैंने पिछले 2-3 चुनावों में देखा है कि लोगों का ना इंटरेस्ट बन रहा होता है कि कोई विकल्प हो, कि कैंडिडेट बीजेपी ने कोई गलत दे दिया, तो वो बन रहा होता है कि भाई हम इस बार हम नहीं देंगे, इन्होंने गलत, हमारे शहर में भी हुआ 1-2 बार कि भाई कैंडिडेट ठीक नहीं है, कैंडिडेट को चेंज करना चाहिए, लोग नाराज थे, लेकिन एंड में कहते हैं जितने भी नाराज है उसके बाद कहते हैं यार इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनकी जो टॉप लीडरशिप है अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। आई एम नॉट, तो मतलब आपको विचार भी इतना भयावह लगता है कि मतलब वो
पार्लियामेंट में आ जाएं और चले जाएं ठीक से, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पार्लियामेंट में एलओपी बनने से अटेंडेंस पहले होती थी 30%, अब 40%। अभिषेक बनर्जी की 15%, राहुल ये अपने क्या नाम है यूपी वाले अखिलेश भैया की 33%, में हमारा खेल हो जाता था अभी 33% पे। और इनको राज भाई 33 टिकट मिलते हैं, एयरलाइन के टिकट मिलते हैं आने जाने के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और दिल्ली में एक भवन होता है। अपने घर से निकले ये लोग जाएंगे घर में, तो पैदल चलेंगे तो 15 मिनट पहुंच जाएंगे, साइकिल चलेंगे तो 8 मिनट पहुंच जाएंगे, गाड़ी से तो ये लोग बैठते हैं वहां पहुंच जाए। तब भी इंदिरा प्लाजा से कितनी बार ऐसा हुआ ये लोग दिल्ली में होते हैं और पार्लियामेंट नहीं अटेंड करते हैं। ये तो इनका पार्लियामेंट से एंगेजमेंट। हाँ, बच्चे इनको लंदन में पढ़ा है, अखिलेश के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, वहां पहुंच जाते हैं सीधे खुद से जमा है। सुबह सुबह अखिलेश भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाते हैं और उसी में मस्करी करते रहते हैं, वो एक राजनीति। इन सबको ना जिनको पिताजी से मिली है खासकर, जिन्होंने खुद बनाई है, वो तो फिर भी मेहनत में है, केजरीवाल जैसे खुद मेहनत में लगे रहते हैं, इधर से उधर से कुछ कुछ सटेंदर खेलते रहते हैं। ये तो जिनको पिताजी से मिली होती है, वो तो ये तो इनके 4 कंसल्टेंट, 4 इनके चाटुकार बैठे रहते हैं, वो जो कह दें उस पर, जो उनको अच्छा लग जाए सुनने में उस पर ही बोल देते हैं, अगली बार बात चेंज कर देते हैं। ये इनकी राजनीति है, उसमें भी इनको कभी कभी वोट अच्छा मिल जाता है। अभी कई बार ना ऐसा देखते हैं कि जैसे इनके वो हुए राहुल गांधी जी के केसरी वेणुगोपाल हुए, जिनके पास सारा कंट्रोल मेजरली रहता है, वो भी कई बार बताते हैं कि वो किसी से मिलते नहीं, डायरेक्ट नेता की अपने कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन नहीं है, उसका बहुत फर्क है। रादर मैं अभी कितने गेस्ट में कर चुका हूँ, अभी मैंने डॉक्टर जमाल खान इम्यूनोथेरेपिस्ट का वो कहते हैं यार मुझे तो फोन आ गया कि कल आपको बुलाया है। कहते इतने साल पहले मैंने कोई कैंसर का इलाज किया था अहमदाबाद में, उन्होंने मेरा नाम दिया तो मिलवाया मुझे स्टेज पे, तो कहते मोदी जी वॉज सो काइंड टू रिमेंबर भी, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कल सुबह नाश्ते पे आ जाइए। 1 घंटा वेट करते रहे। कहते 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे बोला बहुत देर हो गई, आज भूटान के कोई वो राजा आए वो तो उनके साथ, वो बोले कि मुझे इतने अच्छे से बात सुनी गई, मैं एक आम आदमी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मेरी बात सुनी गई और मुझे ये बोला गया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि इनका ध्यान रखो, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है जो हो सके। तो कहते हैं उसके बाद थोड़ी चीज़ें बदली कि आयुष में हमारा हुआ, मेडिक्लेम में भी ये चीज़ें कराए लोग हैं। और वहां हम देखते हैं कि वहां बहुत बड़े लीडर्स को भी सबने बोला ही है ना, जो छोड़ के गए हैं, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा, 2018 का इंडिया टुडे का कर था यंग टर्क्स ऑफ राहुल, उसमें ये थे मिलिंद देवरा थे, आरपीन सिंह थे, ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सचिन पायलट थे, ये सब थे, और उनमें सचिन पायलट को छोड़ के सब भाग गए। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस अगला कौन से प्रदेश में काबिज होती है, कांग्रेस की क्या इमेज है, वो मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी क्या इमेज है। राहुल गांधी की इमेज से किसी की इमेज बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देता तो 2018 में कांग्रेस को बनाना चाहिए, तो उसकी ब्रांड तो मुझसे बड़ी हो जाएगी, वो ज्यादा टीम में देखेगा, वो ज्यादा स्मार्ट अपनी है। अगर मैं सचिन पायलट को बनाया था, वो तो ज्यादा बड़ा दिखेगा। तो जो थोड़े से मीडियोकर लोग हैं उन्हीं को बस साथ में रखो, जो ज्यादा स्मार्ट आदमी है उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, दो मेरी ब्रांड पे ओवर शैडो कर। और इसी तो पहली ये राजनीति। दूसरी राजनीति देखिए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। प्रधानमंत्री के जीवन को अगर आप बांटिए तो उनका कम से कम 2 दशक का जीवन सामने रहा। जहां संघ का जीवन क्या होता है, आज आप किसके घर पे रात को विश्राम कर रहे हैं और तीनों समय का भोजन जिसके घर में आपको नहीं पता, आप तीनों अलग करें घर, आप टीचर के घर में जा रहे हैं, बैंकर के घर में जा रहे हैं, आप किसान के घर में जा रहे हैं, व्यवसायी के घर में जा रहे हैं, सबके घरों में जा रहे हैं। तो सालों उन्होंने कितने घरों में देखा क्या क्या परिवार चलता है। लोग कहते हैं उनका परिवार नहीं, उनको तो एक एक परिवार के बारे में पता है, उसका सुख दुख पता है, उसका धंधा पानी पता है, उनके रिवाज रीति रिवाज पता है। ऐसे वो कम से कम 15 स्टेट में तो रहे। उसके बाद वो पार्टी कार्यकर्ता बन गए, 15 साल वो रहे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे 15 साल, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर है। इतना रिच एक्सपीरियंस हम सोच रहे हैं आप, इतना रिच एक्सपीरियंस आदमी का 24/7, उसको समाज की जानकारी है, उसको एक स्टेट चलाने की जानकारी है, उसको नेशन चलाने की जानकारी। वर्सेस राहुल गांधी, राहुल गांधी को क्या है, वो इतने समय से सांसद हैं, अभी भी उनको भारत की कोई जानकारी नहीं है ढंग से। वो क्या अपने अपनी सरकार में, अगर मैं उनका सलाहकार होता तो मैं उनसे कहता, मतलब भगवान करे ऐसा कभी हो ना, मतलब ऐसे दिन ना आ जाए कि उनका सलाहकार बनना पड़े। लेकिन वो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री के लिए बन सकते थे, उनके लिए छोटी बात हो जाती। वो बनते ग्रामीण विकास मंत्री, बनते कृषि मंत्री, बनते गाँव गाँव घूमते, देखते क्या हो रहा देश, तो सीखते वो। अब जाके उन्होंने यात्रा करी तो उनके पत्र करे, देखिए राहुल गांधी सड़कों पे, अरे वो तो 25 साल की उम्र से करना चाहिए था भैया। हर नेता सड़कों पे होता है, हर नेता यात्रा करके ही निकलता है, उसे पता होता है अपना एक एक कस्बा, अपनी एक जगह पता होती है। ये तो अमेठी में 5 बार नहीं गए, जो उनके पिता कब से चली आ रही सीट। तो अभी अभी हाँ मजे की बात है, इन्होंने अब शायद 24 के इलेक्शन की जस्ट पहले
लोगों ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी तो बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़े आम जनता के आदमी, आपको भी जैसा करना चाहिए कि आप लगे कि आप बड़े घरेलू हैं। तो उन्होंने बड़ा कैमरा वगैरह मंगवा के बड़ा एक वीडियो शूट करा, ये बड़ी एक्सपेंसिव सी बास्केट लेके, बड़ी केन की बनी हुई बास्केट लेके अपनी मम्मी के साथ अपने गार्डन में वो एक बड़ी अच्छी सी सिजर्स लेके संतरे काट रहे हैं, ऐसे संतरे काट रहे हैं, बास्केट में संतरे हुए, जो बड़े स्टाइल से पीक कर रहे हैं, फिर बड़े एक्सपेंसिव अच्छा जैम जैम देखो, आप गरीब आदमी हो, मामलाड किसी यूरोप में मामलाड देखा है भाई, मामलाड शब्द कितने को पता है, जैनी जो तुमको पता है, अगर आपको बनाना ही था किचन में कुछ ना कुछ चटनी बनाते, कोई चोखा बनाते, कुछ सब्जी बनाते, आप बना रहे बड़े सोफिस्टिकेटली, उसको मामलाडे बोले, मामलाडे। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये उनका भारत से कनेक्शन है, वो आम बनना चाह रहे हैं, एक आम बनना चाह रहे हैं, तब तो मामलाडे बना रहे हैं। वो इतने डिस्कनेक्टेड व्यक्ति हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है देश की क्या चल रहा है, बस जो विदेशी तत्वों ने सिखा दिया वही वो कहीं ना कहीं वो से लाइन पंच लाइन दे देते हैं, वो शायद मुझे लगता है वो फिर उसको 2-4 दिन तो बदलते चैनल जाते लोग हैं, तो उससे उब जाते हैं, दूसरे में मतलब फिर वो बोर हो जाते हैं। एक शब्द होता है फ्लर्टिंग विद पॉलिटिक्स, है ना, वो कर रहे हैं। जैसे हम पीछे एक बार ये हुआ कि लालू यादव जी के बच्चे भी थे, शायद एक बार प्रियंका जी ने भी शायद ये ट्राई किया कि मटन बन रहा है, हम लोग भी खाएंगे, कुछ ऐसा ये देखो, वो उनकी उनकी जो प्रेफरेंस वो भी दिखा, मतलब वो लोग कंफ्यूज भी है कि वो सिग्नल दे किसे, क्योंकि उनका जो पुराना फॉर्मूला था वो क्या था, मुस्लिम को अपीस करो, हिंदू को हिंदू मत बोलो, हिंदू को बोलो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम दलित हो, यादव हो, किसी एक जाति को वोट करके मुस्लिम के साथ मिलाओ, कोalition लड़ जाता है, 30% पे सरकार मिलाओ। यही फॉर्मूला उन्होंने भुट्टी सबको पिला दिया, अखिलेश यादव को पिला दी, तेजस्वी यादव को पिला दी, ममता को पिला दी कि भाई ये चुनाव काम करने का थोड़ा कदा बन लो, माइनस विक्रांत ने छुट्टी बनाते हैं हम लोग, इसके लिए अब क्या मोदी ने आके पूरी स्लेट बिगाड़ दी, अगर ये तो फॉर्मूला ही चला गया। तो अभी वो समझ में नहीं आ रहा है, कभी ये थोड़ा सॉफ्ट हिंदुता करने की कोशिश करते हैं, धोती वोती पहन के मिक्स हो जाता है, नमाज कभी गेहूं पहन लिया। हाँ, नमाज के फॉर्म, नमाज की पोजीशन में बैठ के पूजा कर रहे हो जाए हुए, कहीं पे लोगों वो चढ़ावड़ अलग तरह से फेंक देते हैं फूलों को या आहुति को, तो उनको समझ तो है नहीं, क्योंकि परवा अभी इन्होंने 24 के इलेक्शन में अपनी सेल्फी डाली वो फिंगर के साथ, पीछे मदर मेरी की फोटो लगी हुई है, अब वो कॉन्शियसली थी कि अनकॉन्शियसली थी ये भी नहीं पता, तो इनको किसको सिग्नल देना ये नहीं पता, तो कभी ये सॉफ्ट हिंदुत्व हो जाते हैं, कभी ये मटन बनाने लगते हैं, कभी नवरात्रों के दिन ये मछली दिखाते हैं हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, तो इनको भी सेंस भी नहीं है कि कर क्या रहे हैं ना। तो मुझे याद है अभी छठ पूजा में देखिए कैसे वो बोला ना कि ये छठ का ड्रामा कर रखा है, वो एकदम ही बिहार का चुनाव जो 5-10% वोट मिल लेती वो भी करेंगे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम तो इत्र की फैक्ट्रियां बनवाएंगे, क्या नाम है, योगी बाबा तो गौशालाएं बनवा रहे हैं, इतनी बदबू होती है उससे, गौशाला से बदबू होती है, क्योंकि गए नहीं ना कभी ये। और ये है जब वो यादव परिवार से आते हैं, यदुवंशी जो गौपालक माने जाते हैं, उनको गांव से गौशाला से बदबू आती है, आप समझ रहे हैं, अखिलेश यादव को गांव से बदबू आती है, गौ माता से बदबू आती है, और गौवंश से बदबू आती है। भारत की ऐसी एक पूजा बता दी जिसमें गाय का उल्लेख ना हो, जिसमें गाय को रोटी खिलाना ना हो। आप जन्म संस्कार से लेकर शादी से लेकर मृत्यु संस्कार तक देख लीजिए, एक संस्कार ऐसा नहीं जिसमें गौ माता का रोल ना हो, मतलब तभी उनको माता का दर्जा दिया गया, क्योंकि इतना वो आपको आपका एक गलत पालन करती है। लेकिन अखिलेश यादव को उस गौ माता में से बदबू आती है, उस गौशाला में से बदबू आती है। यादवंशी जो है उनका तो डायरेक्ट पूरा एक आधार ही गौ माता है। तो मतलब इसलिए ये फेक लोग है ना, तो इनको अपनी अपनी जो लीनेज है वही पता है, जो समाज है वो पता है, बस इनको क्योंकि किसी ना किसी जो समाज में बेबनस जैसे आपने कहा कुछ परसेंट का वोट मिल जाता है, एक आध बार सरकारें बना लेते हैं, बस वही नहीं बहुत ही। आप ये देखिए कि मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए राम मंदिर क्यों नहीं जाएगा कोई, राम मंदिर देखिए वो मोदी वर्ड जाने को और थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए मैंने कहा कि इनका जो फॉर्मूला है वो है मुस्लिम प्लस एक दो जाति, तो वो एमआई बन जाता है, कभी मुस्लिम यादव बन जाता है, मारुति के लिए वो मीम मीम बन जाता है, तो अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। अब जो मुस्लिम को अपीज करना है ना, वो भी बड़ा विचित्र है, वो मुस्लिम का भला करके नहीं है, वो मुस्लिम को लूट पाट, हिंदू लड़कियों को छेड़ना चिढ़ाना, वो है मुस्लिम का अपीजमेंट। मुस्लिम को डेवलप करते तो आके पंचायत ही बना रहे होते, डेवलप उन्होंने उनको भी नहीं करा, तभी मैं अपीजमेंट कहता हूँ उसको, लॉलीपॉप ऐसा नहीं ना उन मुस्लिम को उठा के कुछ बड़ा उनको कर दिया, पढ़ने नहीं दिया, उनको उनको जानबूझ के उनको वैसे ही रखा, तो इसे लॉलीपॉप कहते हैं। मतलब आपने वो दिया उनको भी कुछ नहीं कि ऐसे उनको सशक्त बना दिया, उनको इसी सब में घेर के रखा, उनको इंसेंटिवाइज करा चोरी चकारी के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करा कि तुम गैर कानूनी काम करो, क्योंकि तुम गैर कानूनी काम करोगे मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देता रहूंगा, तो मेरी तुम्हारे हाथ में मतलब नब्ज भी रहेगी ना, तो ऐसे रखा हुआ है। तो उन्होंने बाकी मुस्लिम समाज ने अपने आप को ऑफर कर दिया इसके लिए,
और मुस्लिम समाज को आज तक कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिली। उनको लीडर कैसे मिलते हैं? आजम खान जैसे, उनको लीडर कैसे मिलते हैं? असदुद्दीन ओवैसी जैसे। इस तरह के तो लीडर मिलते हैं। और ऐसी सेकुलर पार्टियां मिल जाती है जो उनको केवल वोट बैंक पे यूज करती है, उनके डेवलपमेंट पे कभी ध्यान नहीं देती। तो ये उनका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला उनका। तो अगर वो मंदिर चले जाएंगे तो उनके वोटर बेस में, अरे ये तो मंदिर वाले हो गए, ये तो हिंदुओं के हो गए, अब उनको वोट दे देंगे क्या? ये तरीका कैसा सोचने का? भाई अब आप हिंदू हो तो आप तो अपनी प्रैक्टिस पूरी करो। आप तो हिंदू हो, या तो अगर आप मुसलमान हो गए तो बता दो लोगों को, मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दो। भाई राहुल गांधी और अगर अखिलेश यादव, अगर उनका कोई कन्वर्जन हो चुका है जो हम लोगों को नहीं पता है, चोरी चुपके हो गया है, वो जाके नमाज पढ़ना शुरू कर दे। वो सिग्नल क्लियर है, क्योंकि अगर राम मंदिर चले गए केवल 2 घंटा लगता है। अखिलेश यादव का घर, जो एक विक्रमादित्य मार्ग पे बड़ा सा बंगला है लखनऊ में, 24,000 स्क्वायर फीट पे बड़े एक महल में रहते हैं वो। उसका पैसा पास है उनके पास, पता नहीं, उसकी गलत जांच होनी चाहिए गलत। वहां से घर पे चलेंगे, रोजी योगी आदित्यनाथ ने इतनी अच्छी सड़कें बना दी कि वो दूसरे घंटे में अयोध्या में पहुंचे, है ना। और योगी जी से फोन कर देंगे, उनको दर्शन का भी अच्छा समय मिल जाएगा, है ना। वो जाए वहां पे। आज तक नहीं। फिर डिम्पल भाभी को जाना चाहिए, नहीं वो उनके प्रवक्ता से पूछो, नहीं वो एक और मंदिर बनवा रहे हैं टावर में। ये भी चल गया आज। ये लोग सब मंदिर क्यों बनवाने लगे हैं ना, मतलब अब इनको लग गया है कि वो जो ब्लैकेंट वाला है कि राम सेवकों को गोली मार दूंगा, और पेपर में जाकर मुलायम सिंह यादव कहेंगे इंटरव्यू में कि अगर मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए मुझे और गोलियां चलवानी पड़ती तो वो भी चलवाता हूँ। वो सब तो चलेगा नहीं मामला। अब वो बात आती है तो दाएं बाएं करते हैं कि प्रवक्ता। तो अब मैं अपने यहाँ मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन मैं राम मंदिर चला गया तो ऐसा लगेगा मैं तो नरेंद्र मोदी की पिच में खेल गया, मैं तो योगी आदित्यनाथ की पिच में खेल गया। मतलब राम मंदिर नहीं, इनके लिए राजनीति का विषय है। वो रामलला अयोध्या में पैदा हुए थे, उनका भव्य मंदिर बना है, 500 साल बाद बना है, दुनिया आके देख देख, करोड़ों लोग आके देख गए। आपको पता है पिछले साल 2024 में 12 करोड़ लोग आगरा ताजमहल देखने गए, 25 करोड़ लोग अयोध्या के, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उससे ज्यादा, उससे दुगने से ज्यादा लोग अयोध्या के। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, अखिलेश नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, जैसे अब धार्मिक स्थलों पे भी लोग चर्चा करने लगते हैं कि पैसा, मतलब प्रोपेगेंडा चलता है तो कुछ लोग 5-10% बांध करने लगते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, जब सड़क जा रही है और ये धार्मिक वो हो रहा है, आपको ये पता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के 100 किलोमीटर में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का क्रिएट हो जाएगा। जब टूरिस्ट जाएगा, जिस बेल्ट में कोई जाता ही नहीं था, सड़क नहीं थी, आज वहां पर एयरपोर्ट भी बन रहा है। उसके साथ एक एयरपोर्ट बनना, एक शहर में ये ऐसी चीज होना, आज तक देखो 500 साल पुराने इस पे आपके ताजमहल से पूरी आगरा की इकोनॉमी चल रही है, पूरा हाईवे चल रहा है। लेकिन वही चीज अगर एक भारत में क्रिएट कर दी जाती है 1000 साल के विजन के साथ, आप उसे क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? देखिए मुझे याद है कि जिस दिन 2019 में वर्डिक्ट आया था, तो मैं चैनल पे बैठा हुआ था, तो किसी ने कहा भी हो गया तुम्हारा मंदिर मंदिर, बहुत हो गया, अब अर्थव्यवस्था की बात करें। तो इसका मंदिर भी अर्थव्यवस्था है। मंदिर अर्थव्यवस्था है, और भारत के 200 टाउन मंदिर के अर्थव्यवस्था पे चलते हैं। छोटे बड़े टाउन चलते हैं, तिरुपति का टाउन, चाहे वो साई बाबा का टाउन हो, बनारस का टाउन हो। अब वो और बड़े हो जाए कि अयोध्या को तो आपने उस इकोनॉमी से दूर रखा है, एक आर्टिफिशियल झूठे केस के थ्रू। और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पे एयरपोर्ट बना, नया रेलवे स्टेशन बना, वहां पे नई नई सड़कें बनी, वहां पे नए नए होटल्स बने, वहां पे नई धर्मशालाएं बनी, पुरानी धर्मशाला ठीक हो गई, वहाँ होम स्टे शुरू हो गए। वहां पे टैक्सी वाले मुंबई से छोड़ के, बैंगलोर से छोड़ के अब यहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। 25 करोड़ लोग, खुद सोचिए, आदमी 2-2, 5-5 हजार रुपए भी खर्च करेगा तो क्या अयोध्या जी लागू बन गई। वो जो पिछले 8-9 साल से छोटी दिवाली के दिन जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा, उससे पूरे जो कुमार, जो पूरे वो जो वर्ग है, वो तर गया, वो तर गया। उन्होंने दोबारा से जो मिट्टी की पॉटरी है उसका काम और जोर से शुरू कर दिया। तो जब एक एरिया डेवलप होता है तो पूरा वो अयोध्या नहीं, अयोध्या तो समा भी नहीं पा रहा है, वो बस्ती, गोंडा, गोरखपुर तक पूरा बेल्ट डेवलप हो गया। अब वो अयोध्या जाता है तो 4 घंटे दूर काशी भी जाता है, वो काशी जाता है तो 3 घंटे दूर प्रयाग भी जाता है। जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट है, वो जो बुद्धिस्ट सर्किट है वहां पे, वो सारनाथ भी जाता है, वो कुशीनगर भी जाता है। तो जो जो मैं बल्कि बीच में एक डिलाइट का प्रेजेंटेशन देख रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार है वो बंसल, जो फाइटर एंड इकोनॉमी है, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो रिलीजियस टूरिज्म है वो उसमें एक एंट्री है। मतलब उसमें कितने स्टार्टअप लगेंगे, कितनी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कितना ये आएगा, उसमें रिलीजियस टूरिज्म जो है वो एक फैक्टर है, और जो बहुत सुंदर फैक्टर है। कि जो 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 मतलब 100-100 गुना, 400-400 गुना लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था कैसे अच्छे से हो, जिससे वो और लोग अच्छे से आ पाए, वो ज्यादा धन लगाया तो उन जगहों पे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि बेसिक उनके दिमाग में हड़ता ना, क्योंकि उनकी जो 70 साल की राजनीति थी वो राम के विरुद्ध थी। उनके लिए राम ही काल्पनिक थे। उन्होंने एक झूठा केस लगा राम के लिए, उसमें क्या क्या तकरीरें रही कोर्ट में जाके, वो केस जीत गए। उनको जीवन में लगता था केस हो जाए।
जो सारी चीजें पिछले 10 साल में हुई हैं, लोगों को लगता था ये डिबेट के टॉपिक है। 370 हटे ही नहीं, डिबेट चलती रहेगी। सीए कभी आएगा नहीं, डिबेट चलती रहेगी। कभी बंगाल में आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। एसआईआर, एनआरसी, ये सब बातें बस डिबेट, चुनाव, निबंध, पीएचडी थीसिस की बातें हैं। ये आपकी आंखों के सामने हो जाएंगी 10 साल में। आपको पिच करके देखना पड़ता है, ये हो किसी ने गया। सोचा नहीं था। हाँ, आपको लिस्ट करना पड़ता है, तो याद नहीं आता है कि ये कॉरिडोर, वो कॉरिडोर, मंदिरों के कॉरिडोर बन रहे हैं। ऐसा हुआ था 250 साल पहले, अहिल्याबाई होलकर ने किया था। जो मुसलमान शासकों के तोड़े हुए टेम्पल को एक महिला ने आके दोबारा बनाया था। उसके बाद और किसी ने मंदिरों का पुनरुद्धार किया है? को नरेंद्र मोदी। अब मैं अंत में शांतनु जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज का जो हमारा जेनजी है वो हमारे विकसित भारत में एक स्तंभ की तरह खड़ा होगा। बिल्कुल। हम जेनसी को सही रास्ते में लाने के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह? देखिए, हमारा जो जिलजी है, मैं तो मुझे इस टर्म से बहुत ज़्यादा मैं वाकिफ भी नहीं रखता हूँ। जो हमारा यंग यंग यूथ है, जो हमारा स्कूलों से निकल रहा है, जो कॉलेजों में जब रहा है, बहुत बेहतरीन अच्छा है ना। वो आईटी की तैयारी कर रहा है, आईटी का एग्ज़ाम दे रहा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है। हाँ, उसमें कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया में देखिए नेगेटिव, जैसे आपने बोला, कुछ लोग नेगेटिव सारे जो स्टार्टअप धारा है उसमें दौड़ रहे हैं। जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम केवल भारत में है। आप स्कूल कॉलेजों में जाएं, लोग लोग पूरे मन लगा के पढ़ रहे हैं। जो हमारा जो मध्यम वर्गीय, जो अपर मिडिल क्लास है, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। उनको अच्छे स्कूलों में भेजें, अच्छी जगह भेजें। तो ठीक है, वो जो सोशल मीडिया की जो चैटर है ना, वो ट्रांसलेट नहीं होती है। और जो सोशल मीडिया की चैटर है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। उसको भी मालूम पड़े कि भारत, हाँ, तो मतलब आप किस्मत के धनी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में आपका जन्म हुआ। ये ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन। बाकी तो सिविलाइजेशन बदल गई। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का हैंडल फॉलो करिए, बहुत सुंदर सुंदर पोस्ट डाल रहे हैं कि इस यही ऐसी सिविलाइजेशन है जो कंटिन्यूटी में बनी हुई है। वो 4000 5000 पुराने सील डाल रहे हैं, जिसमें योगा के पोस्टर है, जिसमें शिव भक्ति के पोस्टर है, जिसमें डाइस है, डाइस, जो पासा जिसको बोलता है, वो भी हमारा दिया हुआ 4000 साल पुराना है। उसी पे आपके आधे गेम चलते हैं। उसी से प्रोबेबिलिटी की पूरी थ्योरम लाइफ से समझाई जाती है। तो भारत, जिसने आपको नंबर दिया, जिसने आपको शून्य दिया, जिसने आपको शल चिकित्सा दी, जिसने शरीर का ज्ञान दिया, जिसने आपको अध्यात्म का ज्ञान दिया। देखिए, जब 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 हजारों साल पहले हम जहाँ बैठे हैं, वहां से ज्यादा दूर नहीं, अब तो हरियाणा के ही हैं, कुरुक्षेत्र में गीता पढ़ी जा रही थी। कृष्ण जी अर्जुन गीता पढ़ा रहे थे। विदेशों में तो कपड़े खरीदने की तमीज थी, खाना बनाने की, शौच जाने की तमीज थी। तो आप उस भारत का हिस्सा हैं जहाँ पे गीता जैसा फिलोसफिकल टेक्स्ट हजारों साल पहले, इतना डेंस टेक्स्ट, जो आज आपको पढ़ने के लिए किसी स्कूल, कॉलेज या किसी पीएचडी थीसिस करनी पड़ती है, वो आपकी वो ताकत थी। आपके यहाँ जो मंत्र हैं लीलावती के, जो गणित के मंत्र हैं, उनको आप लिख भी सकते हैं, उनको आप उनका उच्चारण कर सकते हैं, उसको शायरी से कर सकते हैं, उनको आप गा सकते हैं, उनको आप डांस कर सकते हैं। कह रही बाजी ना, हमको नृत्य भी कर सकते हैं आपको। इस तरह से आपके गणित पढ़ाई जाती थी, इस तरह से आपके आयुर्वेद पढ़ाई जाती थी। तो ये विकास का अलग लेवल था कि जहां आपको गणित भी गाते गाते सुना दी जाए और चैंट करते करते सुना दी जाए, जब मंत्रों में गणित आ जाए, जहां महाभारत के जो श्लोक हैं उनमें तीरों की संख्या के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइंड है, जो आप आज भी आप वेद व्यास की महाभारत में पढ़ सकते हैं। उस विकसित देश से हैं आप, जहाँ पे हर विधा थी, जहाँ 64 कलाएं कही जाती थी, जहाँ पे खाना बनाना कला है, नृत्य करना कला, नृत्य की अलग विधाएं हैं, हर चीज में कला है। वो सब समृद्ध संस्कृति से आते हैं। आपको तो बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो वो प्लास्टिक हीरोज जो है, स्पाइडरमैन और वो कैप्टन अमेरिका, आपके पास तो अपने हीरो, हीरो के बाद हीरो भरे पड़े हैं। वहां पे आप बजरंग बली जैसे हीरो आपके पास रियल हीरो है। तो इसलिए जब ये जेनजी समझेगा, क्योंकि क्या है, बाहर की मार्केटिंग बहुत हो गई है, ओ ये कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन पे सॉन्ग होगी, उनको मूवी बना रही, हमारे ही अवतार के कॉन्सेप्ट पे मूवी बना रहे। उनके यहाँ तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है, पुनर्जन्म होता नहीं तो अवतार कहाँ से आ गया उनके यहाँ? वो भी हमारा कॉन्सेप्ट लेके उसको उन्होंने ही तो मूवी बना दी। तो अब जेनजी को समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अपना योगदान क्या है, उसमें हमारा हिस्टोरिकली योगदान क्या है ना। ये चार अच्छे कपड़े पहन के, गॉगल लगा के, थोड़ा मेकअप करके केवल जो वेस्टर्न वर्ल्ड दिखाता है वही दुनिया नहीं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत सारी चीजें हमारे से चुराई, उसके ऊपर अपनी रिसर्च करी, यहाँ से भारत से पैसा लूट के ले गए, अब हमें बाजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे ख्याल से जेनजी समझ भी रहा है, उसको और समझना भी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी। शांतनु गुप्ता जी ने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत सारे विषयों पर हमें बात करी, और मुझे लगता है कि अंत में जो इन्होंने जेनजी के लिए कहा वो सभी पर लागू होता है। हमें, हम किस परंपरा से, किस सिविलाइजेशंस को बिलोंग करते हैं, हम धन्य हैं कि हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है, और वी शुड फील प्राउड।
और हमें अपनी मातृभाषा पर, अपनी कल्चर पर हमेशा प्राउड होना चाहिए और हमें हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर सरकारें चुननी चाहिए, ताकि हम विकसित भारत की तरफ तो बढ़े ही, लेकिन हम एक विश्व गुरु की तरह ही जाने जाएं। इसमें आपका और मेरा सबका थोड़ा थोड़ा योगदान रहेगा। जैसे कि हम एक अपने वोट का अधिकार करें, अपने आसपास का माहौल देखें, कानून का पालन करें, ये सब चीज़ें अगर हम करें तभी हम एक विकसित सिविलाइजेशन भी बन सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद।